एपिसोड 41 2 ईयर एनिवर्सरी। ध्रुव लावण्या की तरफ देखने लगा पर वह कुछ कहता है इससे पहले ही कृष लावण्या को लेकर वहां से चला गया। अब आगे पता नहीं क्यों क्या वजह थी पर ध्रुव लावण्या और कृष को जाते देख मुस्कुरा रहा था। अब ऐसा क्यों ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कृष लावण्या को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा। अब कॉलेज में सब लोगों को इन सब की आदत हो चुकी थी क्योंकि ज्यादातर कृष और लावण्या ऐसे ही रहते थे। लावण्या ने कृष से अपना हाथ छुड़ा उसे घूरते हुए कहा, तुम सबको ये क्यों कहते रहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? सुधर जाओ वरना मैं तुमको सुधरने के लायक नहीं छोड़ूंगी। लावण्या को गुस्से में देखकर कृष को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। लावण्या की गुस्से में नाक लाल हो गई थी। कृष ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया है ना, इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब मैं क्या करूँ जब लोग ये सोचते हैं कि तुम भी मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती हो। कृष ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास कर ले। तुम अपनी यह स्मार्टनेस मेरे सामने मत दिखाओ। लावण्या ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, अब मैं क्या करूं, मैं स्मार्ट हूं तो मेरी स्मार्टनेस में किसी को नहीं दिखाता, वह तो अपने आप ही सबको दिखने लग जाती है। कृष ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम? लावण्या ने कृष को अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। तभी वहां पर अनाया आ गई। उसने उन दोनों को देखकर मुंह बनाकर कहा, तुम दोनों का फिर से शुरू हो गया। मुझे तो लगा था तुम दोनों सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। लावण्या का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वह लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। कृष ने मुस्कुराते हुए अनाया से कहा, अनाया तुम इस पूरे कॉलेज में सबसे समझदार हो। थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, पर मुझे ये बात पता है अंडस्को। अनाया ने अपने बालों को कान के पीछे कर मुस्कुरा कर कहा। पागल, लावण्या ने अनाया को देखते हुए अपने मन में कहा। क्या बात है अनाया, आज तुम रोहित के आगे पीछे नहीं घूम रही अंडस्को, कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया? लावण्या ने कहा। अनाया ने लावण्या की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुम तो हमेशा से ही यह चाहती हो कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज मेरे और रोहित को रिलेशन में आए पूरे 2 साल हो चुके हैं और इसी बात की आज हमने पार्टी रखी है। रोहित इन्विटेशन कार्ड दे रहा है सबको, इसीलिए वह मेरे साथ नहीं है। ये सुन लावण्या का मुंह बन गया। उसने कहा, कोई अपनी बर्बादी की भी पार्टी रखता है, ये मैं आज पहली बार देख रही हूँ। कृष ने लावण्या के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम भी जब हमारे रिलेशन में आए पूरे 1 साल हो जाएंगे तो हम पूरी क्लास को नहीं बल्कि पूरे कॉलेज को पार्टी देंगे। तुम लोग बाद में अपना ये सब करते रहना। ये लो आज रात की पार्टी का इन्विटेशन कार्ड, तुम दोनों जरूर पार्टी में आना। अनाया ने कहा और कृष लावण्या को पार्टी इन्विटेशन कार्ड देने लगी। लावण्या को कार्ड देते टाइम अनाया ने मुंह बनाकर कहा, तुम आकर जरूर देखना है कि रोहित सिर्फ मेरा ही मेरा है। ये सुन लावण्या ने गंदा सा मुंह बना लिया और वहां से चली गई। उसे जाते हुए देखकर अनाया ने कृष से कहा, अंडस्को ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत ज्यादा ही जलती है, उसका मुझसे जलना ठीक भी है। एक तो मैं इतनी सुंदर, ऊपर से रोहित मेरा बॉयफ्रेंड। अनाया अपने बालों को पीछे की तरफ झाड़ते हुए आगे चली गई। रोहन ने कृष के पास आकर कहा, तुम्हारे और लावण्या के बीच क्या चल रहा है? क्या अभी तक सामने ने तुम्हें हाँ नहीं कहा? अभी तक तो नहीं, पर एक दिन जरूर कहेगी। कृष ने मुस्कुराते हुए कहा, उफ, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? पूरे कॉलेज में सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ या उनके कंधे पर हाथ रखकर घूम रहे हैं। पता नहीं भगवान मुझे ऐसा सौभाग्य कब देंगे। मैं तो अब रोज मंदिर में एक लड्डू भी चढ़ाने लग गया हूँ। अनाया ने लगभग सबको कार्ड दे दिए। अब सिर्फ ध्रुव और प्रियंका ही बचे थे। वह क्लास में गई, उसने देखा वहां पर अपनी सीट पर ध्रुव बैठा है। अनाया का मन तो नहीं था, फिर भी उसने पूरी क्लास को पार्टी में इनवाइट किया था, इसीलिए उसने ध्रुव के पास जाकर कहा, ये लो इनविटेशन कार्ड, आज मेरी और रोहित की एनिवर्सरी है, हमने उसकी पार्टी रखी है, पर आई नो तुम बहुत बिजी हो और पार्टी में आ नहीं पाओगे, पर तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। ये कहकर अनाया वह इन्विटेशन कार्ड वापस पीछे करने लगी। ध्रुव ने उससे वह कार्ड लेते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, मैं कितना ही बिजी क्यों ना हो, पर तुम मेरी क्लासमेट तो, और ऊपर से मैं तुम्हें बचपन से जानता भी हूँ, तो तुम्हारी खुशी में तो मुझे शामिल होना ही पड़ेगा ना। अनाया ने उसकी तरफ देखकर अपने दांत पीसे और फिर वहां से चली गई। क्लास के बाहर ही उसे रोहित मिल गया। उसने अनाया से पूछा, तुमने सबको कार्ड दे दिए ना? अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बस प्रियंका ही बची है, उसे कार्ड में दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। अंडस्को रोहित ने कहा। अनाया ने रोहित की तरफ देखकर कहा, क्या हम विवान सर को भी बुला सकते हैं? वैसे भी वह हमारी एज के ही हैं और मुझे नहीं लगता उनके आने से पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रोहित ने कहा। वह दोनों फिर प्रियंका और विवान को ढूंढने लगे। एपिसोड 42 प्रपोज। अब आगे प्रियंका स्पोर्ट्स रूम के बाहर आ रही थी, तभी एक लड़का उसके सामने आया। उसके हाथों में एक डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट थी। प्रियंका उस लड़के को देखने लगी। उस लड़के ने घबराते हुए प्रियंका को वह चॉकलेट देते हुए कहा, प्रियंका मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी?
विवान दूर खड़ा प्रियंका और उस लड़के की तरफ ही देख रहा था। वह आराम से उन दोनों की बातें सुन सकता था। प्रियंका ने उस लड़के के हाथ से चॉकलेट ले ली। ये देखकर विवान की आंखें छोटी हो गई। प्रियंका ने चॉकलेट लेकर उस लड़के से कहा, सॉरी पर मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम किसी और को सेट कर लो। बेचारा वह लड़का तो खुश हो गया था जब उसने देखा प्रियंका ने वो चॉकलेट ले ली। प्रियंका की पूरी बात सुन तो उसका चेहरा ही लटक गया। उसने प्रियंका से कहा, फिर तुमने चॉकलेट क्यों ली? प्रियंका ने उससे घूरते हुए कहा, अब तुमने मुझे रोका और मुझे प्रपोज भी किया, अब इसके लिए तुम्हें मुझे मुआवजा तो देना ही चाहिए ना, तो बस इसीलिए चॉकलेट ली मैंने। या तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो या फिर मुझे चॉकलेट वापस दो, उस लड़के ने कहा। प्रियंका ने चॉकलेट को अपनी पॉकेट में डाला और अपने हाथों का मुक्का बनाकर कहा, रुको तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, मुझे बहुत गर्लफ्रेंड बनाने का शौक आ रहा है ना। प्रियंका उस लड़के को मारने ही वाली थी कि विवान ने आकर प्रियंका को पीछे से पकड़ लिया। रुक जाओ, विवान ने प्रियंका से कहा। नहीं, इसकी तो अकड़ में ठिकाने लगाकर ही रहूंगी, बड़ा आया मुझसे चॉकलेट वापस लेने वाला, प्रियंका ने कहा और विवान से खुद को छुड़ाने लगी। तुम यहाँ से जाओ, विवान ने उस लड़के को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ। वह लड़का जल्दी से वहां से भाग गया। विवान ने प्रियंका को छोड़ दिया। प्रियंका ने विवान की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझे पकड़ा क्यों, वरना आज तो मैं उसे 1-2 पंच लगा ही देती, इसीलिए ही मैंने तुमको रोका, पता नहीं तुम उसका क्या हाल करती, विवान ने कहा। प्रियंका का मुंह बन गया। विवान ने हंसते हुए कहा, एक तो तुमने बेचारों को मना कर दिया, ऊपर से उसकी चॉकलेट भी ले ली, कितनी लालची हो तुम। ये सुन प्रियंका ने हंसते हुए कहा, मुफ्त की चॉकलेट को कौन जाने दे, उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया, बस उसकी चॉकलेट ले ली, मेरा टाइम लेने के बदले मैंने इसमें गलत क्या किया। विवान ने ना में अपना सिर हिलाया और अपने मन में कहा, बड़ी ही चालू लड़की है, पर यह चालू ही मुझे पसंद है। तभी वहां पर रोहित और अनाया आ गए। हेलो सर, अनाया ने विवान से कहा। विवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तुम दोनों यहाँ कैसे? प्रियंका ने उन दोनों की तरफ देख पूछा। रोहित ने मुंह बनाकर कहा, मैंने सोचा तुम जैसी भूखड़ को क्यों ना एक दिन की दावत दी जाए। सच्ची दावत कब है, मैं जरूर आऊंगी। अंडस्को प्रियंका ने अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए कहा, देखो कितनी भूखी हो तुम, रोहित ने कहा। प्रियंका का मुंह बन गया। अनाया ने विवान और प्रियंका को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहा, आज रात को हमने एक पार्टी होस्ट की है, आप दोनों भी वहां पर आइएगा। इनविटेशन कार्ड में देखकर विवान ने रोहित अनाया से मुस्कुराकर कहा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, अनाया और रोहित ने एक साथ कहा। वाह, मेरे ढक्कन ने पार्टी रखी है, मैं तो जरूर आऊंगी। अब तुम इतना खर्चा कर रहे हो तो मुझे तुम्हारे पैसों का ठीक से यूज भी तो करना पड़ेगा ना, प्रियंका ने कहा। प्रियंका की बात सुनकर अनाया ने मुंह बनाकर कहा, रोहित तुम्हारा ढक्कन नहीं है, वह मेरा ढक्कन है, वह मेरा ही बेलन है, मेरा ही चमचा है। अनाया की बात सुनकर विवान को हंसी आने लगी। रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर आप आएंगे तो हमें खुशी होगी, रोहित ने विवान से कहा। मैं पार्टी में जरूर आऊंगा, विवान ने कहा। तुम नहीं आओगे तो भी कोई बात नहीं, और तुम ढक्कन कहीं के अंडस्को, इसे तो तुमने इतनी बार पार्टी में आने के लिए कहा और मुझे तो ठीक से अभी तक इनवाइट भी नहीं किया, प्रियंका ने कहा। क्योंकि मुझे पता है तुम बिन बुलाए भी वहां पर पहुंच ही जाओगी, रोहित ने कहा। कॉलेज से घर आकर लावण्या ने वो इनविटेशन कार्ड अपनी स्टडी टेबल पर रख दिया और बेड पर लेट गई। मिस्टी लावण्या के रूम में आई। स्टडी टेबल पर पड़ा कार्ड देख उसने लावण्या के पास जाकर कहा, आज रात तुम पार्टी में जाने वाली हो? नहीं, मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं जाने वाली, मैं आराम से घर पर सोने वाली हूँ, लावण्या ने कहा। तुम इतनी आलसी क्यों हो? मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम चुपचाप इस पार्टी में जाओगी। अगर तुम ऐसे ही रही तो कभी कुछ भी नहीं कर पाओगी, पूरे दिन सोना ही सोना। तुम नहीं गई तो रोहित को बुरा नहीं लगेगा क्या? मिस्टी ने लावण्या को डांटते हुए कहा। उसे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, वह अनाया के साथ बहुत खुश है, वैसे भी वह मुझे अच्छे से जानता है मैं कैसी हूँ, अंडस्को लावण्या ने कहा। मिस्टी उसे घूरने लगी। ये देखकर लावण्या ने कहा, अरे दीदी ठीक है, मैं पार्टी में चली जाऊंगी। ये हुई ना बात, हमेशा ऐसे ही रहा कर, पूरे दिन आलस करना भी ठीक नहीं, मिस्टी ने लावण्या की गाल पर हाथ रख कहा। ओके दीदी, आपने कुछ कहा हो, मैंने नहीं माना ऐसा कभी हुआ है, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टी भी मुस्कुराने लगी। लावण्या ने फिर से बेड पर सोते हुए कहा, पर मैं पार्टी में जाने से पहले थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, वैसे भी ट्रेनिंग के कारण बहुत थकान हो जाती है। ठीक है अंडस्को मिस्टी ने कहा और लावण्या को ब्लैंकेट ओढ़ाकर रूम से चली गई। एपिसोड 43 भजन कीर्तन। अब आगे। शाम को जब लावण्या की नींद खुली उसने घड़ी में देखा तो शाम के 6 बजे बज रहे थे। रात को 7:30 पर पार्टी शुरू होने वाली थी। वह जल्दी से तैयार होने के लिए चली। लावण्या के पास पार्टी वियर की बहुत सारी ड्रेसेस थी। अब उसका भाई गौरव एक फैशन डिजाइनर था तो उसके पास कपड़ों की कैसे कमी हो सकती थी।
लावण्या ने मेहरून कलर की घुटनों तक की ड्रेस पहनी है। वह पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं किया, बस होठों पर हल्की सी रेड शेड वाली लिपस्टिक लगाई। उसने अपने बालों को थोड़ा कर्ली किया और कानों में छोटे छोटे ईयर रिंग पहन लिए। वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। 7 बजे बज चुके थे। लावण्या तैयार होकर नीचे आई। उसने देखा विकास और गौरव दोनों ही घर पर नहीं थे और मिस्टी भी दादी के घर गई हुई थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल एक परी की तरह, प्रदीप जी ने मुस्कुराते हुए लावण्या से कहा। लावण्या मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। बेटा तुम मिस्टी को बुला लो, वह तुम्हें छोड़ देगी। अंडस्को प्रदीप जी ने लावण्या से कहा। लावण्या कुछ भी कहती इससे पहले ही वहां पर ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखकर लावण्या की आंखें छोटी हो गई। वह सोचने लगी यह यहाँ पर क्यों आया है। अरे ध्रुव तुम, प्रदीप जी ने ध्रुव से कहा। जी अंकल, मैं लावण्या को पार्टी में ले जाने के लिए आया था, मैंने सोचा उसे अपने साथ लेता जाओ। ध्रुव ने स्माइल कर कहा। ये तो अच्छी बात है, प्रदीप जी ने कहा। तभी वहां पर कृष भी आ गया। कृष को देख लावण्या ने अपने सिर पर हाथ रख अपने मन में कहा, ये दोनों एक साथ यहाँ पर। ध्रुव को वहां पर पहले से ही देख कृष ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ध्रुव ने कृष की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं लावण्या को अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। ये सुनकर कृष ने लावण्या की तरफ देखा और फिर कहा, पर लावण्या ने तो मुझे बुलाया था, उसने कहा था कि मैं उसे लेने के लिए आ जाऊं। कृष की बात सुनकर लावण्या अपनी आंखें बड़ी करके उसको देखने लगी। कृष मुस्कुराने लगा। प्रदीप जी ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों भी पार्टी में लावण्या के साथ रहोगे तो मुझे भी टेंशन कम रहेगी। आप चिंता मत करिए अंकल, मैं लावण्या का पूरा ध्यान रखूंगा। कृष ने कहा। और मैं भी, ध्रुव ने कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सब पार्टी में एंजॉय करना और कुछ भी हो तो मुझे फोन कर लेना। मिस्टी ने घर के अंदर आते हुए कहा। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। चले लावण्या, कृष ने कहा। लावण्या जल्दी से घर से बाहर आ गई। वह नहीं चाहती थी प्रदीप जी और मिस्टी के सामने कोई भी तमाशा हो। कृष और ध्रुव भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लावण्या ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उन दोनों से पूछा। मैं तो तुम्हें अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए आया हूँ और इसका मुझे पता नहीं। अंडस्को कृष ने कहा। ध्रुव ने कृष को घूरते हुए कहा, मैं भी इसीलिए ही आया हूँ, वरना तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए आया था। पर लावण्या तो मेरे साथ आने वाली है, वैसे भी बाइक पर उसे ठंड लग सकती है, कृष को कहा और लावण्या के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। लावण्या कोई भी लड़ाई नहीं चाहती थी, वो चुपचाप कार में बैठ गई। ध्रुव ये सोच रहा था कि वह बाइक ही क्यों लेकर आया। ध्रुव ने कहा, मुझे भी ठंड लग सकती है और मुझे तो जुकाम भी जल्दी ही हो जाती है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये कहकर ध्रुव भी मुस्कुराते हुए जल्दी से कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। कृष का मन तो कर रहा था वह अभी ध्रुव को कार से निकाल कर बाहर फेंक दे, पर ध्रुव कार में ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई भी वहां से नहीं उठा सकता। कृष ने गहरी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम्हारी कार में बैठने का मजा ही कुछ अलग है, खासकर कर जब तुम कार ड्राइव कर रहे होते हो, ध्रुव ने कृष को चिढ़ाने के लिए कहा। कृष कुछ भी कहता इससे पहले ही उसने देखा लावण्या उसी की तरफ देख रही है। कृष फिर से ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। वह तीनों साथ में ही पार्टी हॉल में अंदर आए। उन तीनों को अंदर आते देख सबकी नजरें उन्हीं की तरफ चली गई। अब लावण्या और वह दोनों लग ही इतने अच्छे रहे थे। कृष ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, वही ध्रुव ने ब्लू कलर का है। वह दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे, ऊपर से हमारी लावण्या भी उनके साथ थी। सबको अपनी तरफ देखता देख लावण्या ने जल्दी से इधर उधर देखा। वह प्रियंका और नायरा को ढूंढ रही थी। तभी प्रियंका उसे एक टेबल पर बैठी नजर आई। वो वहां पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। लावण्या उसके पास चली गई। एपिसोड 44 फाइट। अब आगे। प्रियंका ने एक ब्लू कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। तुम यहाँ पर अकेली बैठकर क्या कर रही हो, लावण्या ने चेयर पर बैठे हुए प्रियंका से कहा। मैं क्या करती, ना तो तुम आए और ना ही नायरा, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, प्रियंका ने कहा। नायरा नहीं आई, लावण्या ने कहा। नहीं अंडस्को प्रियंका ने कहा। रुको मैं उसको अभी कॉल करती हूँ, लावण्या ने कहा। नायरा को कॉल करने लगी। नायरा ने कॉल पिक तो कर लिया था, पर लावण्या को कॉल की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगी, जिसमें नायरा किसी पर गुस्से से चिल्ला रही थी। हेलो नायरा, तुम आई क्यों नहीं अभी तक, लावण्या ने कहा। मैं बस आ गई, मैं बाहर ही हूँ, नायरा ने कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में नायरा अंदर आ गई। लावण्या ने उसे अपने हाथ से इशारा कर अपने पास बुला लिया। नायरा ने एक रेड कलर की लॉन्ग गाउन पहन रखी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं थे। प्रियंका ने हंसते हुए नायरा से कहा, क्या हुआ, तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। नायरा ने अपने पीछे देखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक गधा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं मैं कैसे उससे अपना पीछा छुड़वाऊं। लावण्या और प्रियंका ने नायरा के पीछे देखा तो वहां पर आसपास कोई भी नहीं था। ये देखकर लावण्या ने कंफ्यूजन में पूछा, पर तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है।
नायरा ने अपने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे कोई नहीं था। उसने कहा, लगता है चला गया। पर कौन? प्रियंका ने कहा। नायरा ने चिढ़ते हुए कहा, वही कुणाल। कुणाल अच्छा तो है, तुम्हें उसके बारे में सोच लेना चाहिए एक बार, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। लावण्या ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ प्रियु सही कह रही है। नायरा ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो लावण्या तुम क्यों नहीं क्रिश को सच में अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हो? और प्रियंका तुम्हें भी तो आज किसी ने प्रपोज किया था ना कॉलेज में, तुमको भी तो उसे हाँ बोल देना चाहिए था। अरे हम तो मजाक कर रहे थे और तुम तो सीरियस ही हो गई। लावण्या और प्रियंका ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। नायरा भी उनके पास चेयर पर बैठ गई। वो तीनों पूरे पार्टी हॉल में चारों तरफ देखने लगी। प्रियंका ने कहा, आज क्रिश और ध्रुव कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। हैंडसम होने से क्या होता है, उन दोनों में अकल तो है ही नहीं ना। अंडस्को लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें लगता है वह दोनों बेवकूफ़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको पता है वह अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हैं। नायरा ने कहा, अच्छा फिर भी यह इतनी बेवकूफ़ वाली हरकतें क्यों करते रहते हैं मेरे सामने, और मेरे दिए इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं? लावण्या ने कहा, वह तो मुझे भी नहीं पता। अंडस्को नायरा ने कहा। तभी लावण्या की नज़र विवान पर पड़ी जो पार्टी में अभी ही आया था। वह सीधा क्रिश के पास चला गया। विवान को देखते हुए लावण्या ने कहा, कुछ भी कहो मुझे तो विवान सर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। विवान ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। प्रियंका ने भी विवान की तरफ देखा। विवान को देख उसने अपने मन में कहा, सच में लग तो आज बड़ा ही हॉट रहा है। उद्धरण चिन्ह। पर उसने अपने दिल की बात को अपने चेहरे पर नहीं आने दी। विवान ने एक नज़र प्रियंका की तरफ देखा। वह जब हॉल में आया था तभी उसने प्रियंका को नोटिस कर लिया था। अनाया और रोहित स्टेज पर आए। उन दोनों ने ही रेड कलर पहन रखा था। रोहित ने रेड कलर का सूट और अनाया ने रेड कलर की गाउन। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि यह हम दोनों की एनिवर्सरी पार्टी है, तो आप सब लोग हमें ब्लेसिंग देना मत भूलिएगा। अनाया ने मुस्कुराते माइक में कहा। और गिफ्ट भी, रोहित ने हंसती कहा। सभी लोग हंसने लगे। चलो अब हम सब मिलकर कपल डांस करते हैं, क्या पता इससे आपको भी कोई मिल जाए जैसे मैं और रोहित है। अनाया ने कहा। सब लोग स्टेज पर आ गए और डांस करने लगे। नायरा भी प्रियंका और लावण्या को लेकर स्टेज पर आ गई। डांस करते करते सब लोगों के कपल चेंज हो रहे थे। गाना शुरू हुआ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पलके झुकाए वहाँ। इस बार पार्टनर चेंज हुए तो प्रियंका का पार्टनर विवान था। वो दोनों डांस करने लगे। विवान ने प्रियंका के कान के पास जाकर कहा, तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये सुन प्रियंका विवान की आंखों में देखने लगी। उसे विवान की आंखों में कुछ अलग लग रहा था, पर क्या ये वह नहीं समझ पा रही थी। कोष्टक, तुम सा हंसी पहले देखा नहीं। तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। वही नायरा का पार्टनर हमारा कुणाल था। कुणाल ने नायरा को आंख मारते हुए कहा, आखिर में तुम्हें आना तो मेरे पास ही पड़ा। नायरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और डांस करते हुए उसके पैर पर अपने पैर मारने लगी। पर फिर भी कुणाल ने नायरा का हाथ नहीं छोड़ा और उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया। कोष्टक, रहते हो आके जो तुम पास मेरे थम जाए पल ये वहीं, बस मैं ये सोचून मैं थम जाए पल ये, पास मेरे जब तुम सोचून मैं थम जाए पल ये, पास मेरे जब तुम चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल हर पल तुझको सोचे। मिलने लगी दिल पहले से ज्यादा इश्क होने लगा। वही लावण्या का पार्टनर और कोई नहीं बल्कि ध्रुव था। लावण्या के साथ डांस करते हुए उसने कहा, लगता है तुम आज बहुत खुश हो, शायद मेरे साथ डांस करने का तुम्हें मौका मिला इसीलिए। लावण्या उसकी तब देखकर मुंह बनाने लगी। उसने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है पर ऐसा है नहीं। क्या तुम और क्रिश रिलेशन में हो? ध्रुव लावण्या को घूरते हुए पूछा। लावण्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, और मैं तुम्हें इस बात का जवाब क्यों दूं? ध्रुव लावण्या को गोल गोल घुमाने लगा। एक बार फिर पार्टनर चेंज हुए। क्रिश जो कब से ध्रुव और लावण्या को देख रहा था उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह उन दोनों के पास गया और ध्रुव से लावण्या को अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ डांस करने लगा। क्रिश के हाथ लावण्या की कमर पर थे। तुम ध्रुव के साथ डांस को लगता है बहुत एंजॉय कर रही थी, क्रिश ने कहा। लावण्या उसकी तरफ देखने लगी। डांस फ्लोर पर बहुत ही डीम लाइट थी और इसी का फायदा उठा क्रिश ने लावण्या के ईयरलोब पर बाइट कर लिया। लावण्या के मुंह से आह निकल गई। उसने क्रिश को घूरते हुए कहा, तुमने ये क्यों किया? ये तुम्हारी पनिशमेंट थी, क्रिश ने कहा। क्रिश ने लावण्या को किसी और के साथ डांस नहीं करने दिया, वही सिर्फ लावण्या के साथ डांस कर रहा था। डांस करते हुए क्रिश लावण्या को बाहर लेकर आ गया। तुम मुझे यहाँ बाहर क्यों लेकर आए? लावण्या ने पूछा। क्रिश ने कहा, मुझे लगा पार्टी कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। अंडस्को लावण्या ने मुंह बनाकर कहा।
ये कह वो फिर से अंदर जाने लगी। कृष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो ना। ये कहकर वो लावण्या को अपने साथ लेकर जाने लगा। वो थोड़ी दूर ही आए थे। लावण्या अभी भी कृष से बहस कर रही थी और वापस पार्टी में चलने के लिए कह रही थी। मुझे नहीं जाना है कहीं पर भी, लावण्या ने कहा। कुछ लड़के साइड में खड़े थे। उन्होंने लावण्या और कृष को देखते हुए सीटी बजाकर लावण्या से कहा, अगर तुम्हें इसके साथ नहीं जाना है तो हमारे साथ ही चलो। कृष उन्हें कुछ जवाब देता कि लावण्या ने उसका हाथ जोर से पेश किया। वह नहीं चाहती थी यहाँ पर कोई भी लड़ाई हो। कृष भी लावण्या की बात समझ गया और आगे चलने लगा। क्या हुआ मैडम, हमारे साथ नहीं चलना है क्या? एक रात मेरे साथ गुजार कर भी देखो, हम भी कुछ कम नहीं। शायद तुम्हें भी हमारे साथ बहुत मजा आए। वैसे तुम भी कम नहीं हो, उन लड़कों में से एक ने कहा। वो सभी लड़के हंसने लगे। अब बात कृष के दिमाग के ऊपर से जा चुकी थी। उसने अपने हाथों से लावण्या का हाथ हटाया और जाकर उस लड़के के मुंह पर एक पंच दे मारा। वही थोड़ी दूरी पर ही खड़ा ध्रुव कृष को उन लड़कों के साथ लड़ते हुए देख रहा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। वह तो उस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। कृष उन लड़कों के साथ लड़ने लगा पर वह लोग 5 थे। कृष बहुत अच्छा फाइटर था। वह एक लड़के को मार रहा था कि तभी दूसरे लड़के ने कृष के मुंह पर एक पंच मारा। ये देखकर ध्रुव जो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था, उसने कहा, यह क्या कर दिया तुमने? वह जल्दी से वहां पर आया और उस लड़के के पेट पर एक किक मारी। कृष ध्रुव दोनों ही मिलकर उन लड़कों को मार कर रहे थे। लावण्या कब से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम दोनों रुक जाओ, इतना क्यों मार रहे हो इनको? अंडस्को लावण्या ने कहा, पर ध्रुव और कृष उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। जिस लड़के ने लावण्या के साथ रात गुजारने की बात कही थी, कृष ने उससे मारते हुए कहा, तुझे उसके साथ रात बितानी है ना, अब तू कभी किसी के साथ रात नहीं गुजार सकेगा। ये कहकर कृष ने उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर एक जोर की किक मारी। ये तुमने क्या किया? बेचारे के साथ इतना बुरा भी क्यों किया? तुम तो मुझसे भी बड़े शैतान हो। ध्रुव ने कृष की तरफ देखकर कहा, तुम क्या चाहते थे, मैं इसकी आरती उतारूं या इसके लिए मंदिर बनवाओ? कृष ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, मुझे क्या, तुम्हें जितना मारना है मारो, वैसे भी हॉस्पिटल का बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा। मैं भी इसी बहाने अपने हाथों को साफ कर लेता हूं इन पर, ध्रुव ने कहा। तभी पुलिस की गाड़ी जो वहां पर राउंड लगाने के लिए आई थी, उन्होंने उन लोगों को लड़ते देखा। पुलिस ने उन सबको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। एपिसोड 45 पुलिस स्टेशन में तमाशा। अब आगे। पुलिस जीप में लावण्या अपने सामने बैठी थी। कृष और ध्रुव को घूर रही थी। लावण्या को खुद को ऐसे देखता देख ध्रुव ने मुंह बनाकर कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम दोनों तो कभी कुछ करते ही नहीं हो ना। हर बार गलती मेरी ही होती है जो मैं तुम लोगों के साथ कहीं बाहर आ जाती हूँ। लावण्या ने गुस्से में कहा, तो मैं क्या करता? वह कितनी बकवास कर रहे थे, मैं क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? कृष ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनकर लावण्या का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने देखा कि कृष के हाथ पर थोड़ी चोट लगी थी। लावण्या ने अपने पसमे से बैंडेज निकालकर कृष के हाथ पर लगा दी। ध्रुव ने भी अपना हाथ आगे करते हुए कहा, देखो मुझे भी चोट लगी है। लावण्या ने अपना सिरना में हिलाया और उसके हाथ में भी बैंडेज लगा दी। वह लड़के जिनको कृष और ध्रुव ने मारा था, वह उनसे थोड़ी दूर होकर बैठे थे। उन सबको अभी भी कृष और ध्रुव से डर लग रहा था। ध्रुव ने कृष की तरफ देखते हुए हंसकर कहा, देखो ये बेचारे तुमसे अभी भी डर रहे हैं, इससे पता चलता है तुम कितने बड़े शैतान हो। अच्छा अंडस्को, फिर तो तुमको भी मुझसे डरना ही चाहिए। कृष ने कहा, पुलिस स्टेशन चलो बेटा, फिर तुम लोगों को हम बताते हैं कौन किससे डरता है। आगे बैठे कांस्टेबल ने कहा, सर हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप फालतू में हमें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। सर प्लीज, इस बार गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। लावण्या ने कांस्टेबल से माफी मांगते हुए कहा, तुम लोग खुलेआम सड़क पर लड़ाई कर रहे थे, अब तो तुम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। ये सब तुम लोगों को लड़ाई करने से पहले सोचना चाहिए था। कांस्टेबल ने कहा। लावण्या ने कुछ सोचो, फिर अपने फोन को निकाल जल्दी से मिस्टी को मैसेज कर दिया। उसने मिस्टी को जो कुछ हुआ वह सब टेक्स्ट में लिख दिया था। जैसे ही वह सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे, कांस्टेबल ने उन सबको एक चेयर पर बैठा दिया और कहा, अभी साहब आते ही होंगे, तुम लोग यहीं पर बैठे रहो और कोई भी मुश्किल खड़ी की तो अंदर ले जाकर डंडे से मार खाओगे। वह लड़के जिनकी कृष और ध्रुव ने पिटाई की थी, उन लड़कों ने कांस्टेबल के सामने लाचार बनते हुए कहा, देखो साहब, हम गरीब की कितना मारा है इन लोगों ने, अब आप चले जाएंगे और फिर से हमें मारने लग जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे? उस कांस्टेबल ने को घूरते हुए कहा, तुम लोग भी मुझे शरीफ नहीं लगते हो, तो अपना यह नाटक बंद करो। अब क्या होगा, ये हमको छोड़ेंगे भी या नहीं? लावण्या ने कहा। ध्रुव ने बेफिक्री से चेयर पर बैठे हुए कहा, ये सब कृष की प्रॉब्लम है अंडस्को, इसे हमें यहाँ से बाहर निकलवाना ही होगा और यह सब कृष ही सॉल्व करेगा, अब इसकी वजह से ही तो ये सब हुआ है। लावण्या कृष की तरफ देखने लगी। कृष ने देखा लावण्या सच में परेशान है। उसने अपना फोन निकाला और साइड में जाकर रुद्र को कॉल किया। हेलो अंडस्को, कृष ने कॉल पर कहा।
हाँ बोलो, रूथ ने कहा। कृष ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो भैया एक प्रॉब्लम हो गई है। कृष ने रुद्र को पुलिस स्टेशन आने के लिए कह दिया और फिर कॉल कट कर दिया। कृष और लावण्या भी वहां चेयर पर बैठे गए। तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन आ चुके हो? लावण्या ने कृष ध्रुव को देखते हुए कहा। कृष ने लावण्या ने को घूरते हुए कहा, हाँ ये तो हमारा दूसरा घर है ना, जो हम हर रात यहाँ पर पार्टी करने के लिए आते होंगे। लावण्या ने मुंह बनाकर कहा, मुझे ऐसा लगा अब तुम लोग इतने रिलैक्स हो, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं हो रही है यहाँ पर, इसीलिए मैंने पूछा। अभी कुछ देर में भैया आएंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पर इतनी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक ठाक ही है ये जगह, कृष ने कहा। हाँ, घर पर अकेले रूम में पड़े रहने से तो अच्छी ही है ये जगह, यहाँ पर कम से कम इतने सारे लोग हमारे एंटरटेनमेंट के लिए तो है। ध्रुव ने चारों तरफ देख कहा, तुम दोनों का दिमाग खराब है, अंडस्को यहाँ पर तुम लोगों को क्या एंटरटेनमेंट दिख रहा है? लावण्या ने कहा, वह देखो उस सेल में जो आंटियां अभी सो रही है ना, वह आपस में अभी थोड़ी देर पहले लड़ाई कर रही थी। उनकी लड़ाई देखने में एक अलग ही बात है जो हमें आमतौर पर बाहर देखने को नहीं मिलती है। ध्रुव ने कहा, और अभी अभी एक चोर को पुलिस स्टेशन में लेकर आया गया है और वह चोर कब से पुलिस से बहस कर रहा है। अब इन लोगों की बहस देखकर हमें भी थोड़ा पता चल जाएगा कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। कृष ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम थोड़े बहुत स्मार्ट हो गए हो मेरे साथ रहकर। ध्रुव ने कृष के कंधे को थपथपाते हुए कहा। कृष उसे घूरने लगा, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, अंडस्को पता नहीं आंटियों ने तुम लोगों को क्या खाकर पैदा किया है, तुम लोग यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे एंजॉय कर सकते हो? बस जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है और घर जाना है। लावण्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कुछ कर सकती हो क्या? मैंने भैया को कॉल कर दिया है, अब उनको आने में टाइम तो लगेगा ही थोड़ा। कृष ने कहा, मैंने पहले ही मिस्टी दीदी को मैसेज कर दिया था, वह कार में है, थोड़ी देर में आती ही होगी। फिर अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ पर पूरी रात भी रह सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लावण्या ने उससे घूरते हुए कहा। तभी वहां पर उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज आ गया। इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, पाटिल तुमने बताया था तुम कुछ लड़कों को पकड़ कर लाए हो। हाँ साहेब, ये सब सड़क पर लड़ाई कर रहे थे, पाटिल ने कहा और कृष, ध्रुव, लावण्या और उन लड़कों की तरफ इशारा किया। उस इंस्पेक्टर ने उन सब की तरफ देखा। पाटिल ने उन सभी लोगों को इधर आने के लिए कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम सब लोग लड़ क्यों रहे थे? सर हम गरीब आदमी हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं और ये दोनों हमें मारने लगे। अंडस्को उन लड़कों में से एक ने कहा। कृष उन्हें घूरने लगा, उसने कहा, सर ये लोग लावण्या के साथ बदतमीजी कर रहे थे इसीलिए मैंने इन्हें मारा। अब ये लावण्या कौन है? इंस्पेक्टर ने कहा। सर मैं हूँ लावण्या, लावण्या ने आगे आते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने लावण्या को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को तो तुम हो लड़ाई का असली कारण, तुम जैसी लड़कियों के कारण ही ज्यादातर केस दर्ज होते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो पता भी नहीं है आपका काम क्या है। ध्रुव ने उस इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा। लावण्या ने कहा, ये सर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, गलती इन लोगों की है, बदतमीजी इन लोगों ने ही शुरू की थी। मैं तो बस वहां से जा रही थी कृष के साथ। अच्छा कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? कौन से होटल में जा रहे थे? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाती हो और फिर लड़ाई करवाती हो। इंस्पेक्टर ने लावण्या से कहा। जी सर, इस लड़की ने पहले हमें बहलाया था, हमने तो पहले कुछ किया भी नहीं था, इसने ही हमें पहले सिग्नल्स दिए थे। उन लड़कों ने कहा। अच्छा बहलाया कैसे जाता है तुझे मैं दिखाता हूँ। अंडस्को ध्रुव ने गुस्से में कहा। वह उनको मारने के लिए आगे जाने लगा पर पाटिल ने उसे पीछे से पकड़ लिया। बहुत गर्मी है ना तुझ में, अभी तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा वरना चुपचाप यहाँ पर खड़ा रह। इंस्पेक्टर ने ध्रुव को घूरते हुए कहा। फिर उसने लावण्या से कहा, तुम जैसी लड़कियां घर पर माँ बाप से पढ़ने का नाम लेकर पता नहीं बाहर क्या क्या करती रहती हो। लड़कों को पैसों के लिए रिझाना, तुमको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप का नाम खराब करते हुए? रात रात भर पार्टियों में जाती रहती हो और पता नहीं वहां पर क्या गुल खिलाती हो। उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर लावण्या की आंखें ही नम हो गई थी। कृष का गुस्सा अब उसके आपे से बाहर हो गया था, उसने उस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। तुमने अभी जिसके बारे में इतनी बकवास की है वह पता भी है कौन है? कृष ने गुस्से में कहा। ध्रुव जो पाटिल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था उससे भी और सहन नहीं हो रहा था। पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी लोग उस तरफ देख रहे थे। उस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम फालतू में इसके लिए इतना लड़ रहे हो, तुम जैसे लड़के ही इन लड़कियों की खूबसूरती पर मर मिटते हो। ये पता नहीं कितनों के साथ ही हम बिस्तर हो चुकी होगी। गुस्से में कृष की नसें ही दिखने लगी थी, वह इंस्पेक्टर को एक मुक्का मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। एपिसोड 46 मिस्ट्री का स्वैग। गुस्से में कृष की नसें ही दिखने लगी थी, वह इंस्पेक्टर को एक मुक्का मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। अब आगे सब लोग उस तरफ देखने लगे, वहां पर मिस्टी खड़ी थी। मिस्टी उन सब के पास आए, उसने कृष से कहा, तुम इन्हें छोड़ दो।
कृष ने एक बार घूरकर उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए भी उसका कॉलर छोड़ दिया। मिस्टी ने देखा लावण्या रो रही है। मिस्टी ने उसे गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना, और वैसे भी तुम ऐसे रो तो नहीं सकती, आखिर तुम चेतना कुंद्रा की बहन हो। लावण्या मुस्कुराने लगी। तुम कुछ देर यहीं पर खड़ी रहो, मैं तब तक जरा इनसे निपट लूं। मिस्टी ने कहा, ठीक है दीदी। लावण्या ने कहा, अच्छा हुआ लड़के तुमने मुझे छोड़ दिया, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया होता तो जिंदगी भर तुझसे इस जेल में चक्की पीसवाता। उस इंस्पेक्टर ने बड़े ही घमंड से कहा, अच्छा देखते हैं कौन किससे क्या करवाता है। अंडस्को मिस्टी ने उससे इंस्पेक्टर से कहा, आप कौन हैं? इंस्पेक्टर ने मिस्ट्री से पूछा। मिस्टी ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मेरा नाम चेतना कुंद्रा है, मैं इन सबकी लॉयर हूँ और लावण्या की बड़ी बहन भी। इतनी जल्दी वकील भी आ गए? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बेशर्म इंसान हैं? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ इस तरह बातें करते हुए? मिस्टी ने उस इंस्पेक्टर से कहा, ओ मैडम ये सब हमें मत सिखाए, हमारे पास रोज आपके जैसे कई वकील आते हैं, और जहां तक बात रही तमीज से बोलने की तो मैंने क्या गलत कहा? उस इंस्पेक्टर ने कहा और बड़े ही रोब से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टी ने उस पुलिस इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, तो चलिए बात करते हैं केस की। जहां तक मुझे पता है ये सब सड़क पर लड़ाई कर रहे थे, उस हिसाब से आपको ये पूछना चाहिए था कि लड़ाई का कारण क्या है, इसमें गलती किसकी थी? पर आप तो एक लड़की को उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में ही नहीं थक रहे हैं, और जहां तक मुझे पता है पुलिस का काम किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ओ मैडम हमें ज़्यादा मत समझाए, मैं केस की इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था। ये जो लड़की है ना, इसी की वजह से लड़ाई की शुरुआत हुई है। पता नहीं ये कितने लड़कों के साथ बाहर घूमती है, आपको इसे घर पर रखना चाहिए, थोड़े संस्कार देने चाहिए। उस इंस्पेक्टर ने कहे, ये चाहे 1 या फिर 100 लड़कों के साथ बाहर घूमे, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वह आपका काम नहीं है, और हमने हमारी लड़की को कितने संस्कार दिए हैं और कितने नहीं ये हमें अच्छे से पता है, तो आप अपना यह फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखें। मिस्टी ने कहा, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है मैडम? आप लड़की है इसीलिए मैं आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने गुस्से में मिस्टी से कहा। मिस्टी मुस्कुराने लगी, उसकी मुस्कुराहट में कुछ अलग ही था। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ तेज आवाज में कहा, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन जो चेतना कुंद्रा कहती है तब पूरी दुनिया उसकी बातें सुनती है। तो अब देखते हैं कि कौन मेरी बात सुनता है और कौन नहीं। मैं ये जो रिकॉर्डिंग है वह। ये कहकर मिस्टी ने अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चला दी। यह रिकॉर्डिंग उस वक्त की थी जब वह इंस्पेक्टर लावण्या को हर कुछ ही कह रहा था। मिस्टी पहले ही पुलिस स्टेशन में आ गई थी, लेकिन जब वह आई तब उसने देखा वह इंस्पेक्टर लावण्या की बेइज्जती कर रहा है। उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया और सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। वो रिकॉर्डिंग सुनकर उसे इंस्पेक्टर के चेहरे के भी रंग उड़ गए। वह घबरा गया। उसने कहा, ये रिकॉर्डिंग आप नहीं रख सकती, इसे डिलीट कीजिए। ये तो अब डिलीट होने से रही। अब जब तक आपको मैं कोर्ट तक नहीं ले जाती तब तक तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये वर्दी जिसे पहनकर आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, आप उसका गलत इस्तेमाल ही कर रहे हैं। मिस्त्री ने कहा। उसने फिर पाटिल की तरफ देखा जिसने ध्रुव को पकड़ रखा था। मिस्टी ने उसे घूरते हुए कहा, इसे छोड़िए। पाटिल ने एक बार इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर ध्रुव को छोड़ दिया। मिस्टी बहुत गुस्से में थी। उसने कृष और ध्रुव से पूछा, वहां पर क्या हुआ था? कृष ने वहां पर जो कुछ भी हुआ वह सब मिस्टी को बता दिया। सब कुछ सुनकर मिस्टी ने इंस्पेक्टर से कहा, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि सारी गलती इन लड़कों की थी, फिर भी आपने एक लड़की को पुलिस स्टेशन में रख रखा है, जबकि कानून के हिसाब से रात को अंधेरे होने के बाद बिना किसी लेडी कांस्टेबल के आप किसी लड़की को पुलिस स्टेशन में नहीं लेकर आ सकते हैं। लावण्या, क्या जब ये तुम्हें यहाँ पर लेकर आए तो वहाँ पर कोई लेडी पुलिस ऑफिसर साथ में मौजूद थी? मिस्टी ने पूछा। नहीं, वहाँ पर कोई भी लेडी ऑफिसर नहीं थी। लावण्या ने कहा। तो ये पहला कानून जो आपने तोड़ा? मिस्टी ने कहा। फिर मिस्टी ने कहा, क्या इंस्पेक्टर या यहाँ पर किसी ने भी आपसे आपका स्टेटमेंट लिया कि वहाँ पर हुआ क्या था? नहीं, ये सीधे ही लावण्या पर इल्जाम लगाने लगे थे। कृष ने गुस्से में कहा, ये दूसरी गलती जो आपने की, यह रिकॉर्डिंग सबूत के लिए काफी रहेगी। अब तो जब तक आपको मैं सस्पेंड नहीं करवा देती मैं चैन से बैठने वाली नहीं, मिस्टी ने गुस्से में कहा। मिस्टी का ये रूप देखकर ध्रुव ने धीरे से लावण्या और कृष से कहा, अंडस्को मुझे नहीं पता था मिस्टी दीदी इतनी डेंजरस है, वह सबसे कितनी अच्छी तरीके से बात करती है। मैं खुद मिस्टी दीदी को आज पहली बार इतने गुस्से में देख रही हूँ, पर जो भी कहो दीदी लग बहुत ही कमाल रही है। लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टी की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर बहुत घबरा गया। मिस्टी ने एक फ़ोन कॉल किया और कहा, सर अभी मैं मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में हूँ। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी का बहुत गलत इस्तेमाल किया और एक साथ पता नहीं कितने ही रूल्स को तोड़ा है, तो आप इनके सीनियर से बात करें, वरना मुझे इनके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा, जिससे हो सकता है कि सारी पुलिस की ही बदनामी हो। फ़ोन कॉल कट करने के 5-10 मिनट बाद ही उस इंस्पेक्टर के पास कॉल आया। इंस्पेक्टर ने देखा तो उसके सीनियर का कॉल था। उसने कॉल उठाया। हेलो सर, जय हिंद।
उस इंस्पेक्टर ने अपनी जगह से खड़ी होकर कहा, जय हिंद, तुमने ये क्या किया? मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी हद में रहा करो। तुम्हें पता भी है अभी जो वकील तुम्हारे सामने खड़ी है वो कौन है? उस सीनियरों ने कहा, हाँ सर, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, वह कोई चेतना नाम से है। उस इंस्पेक्टर ने कहा, उसकी नज़र में अभी भी मिस्टी कोई बड़ी तोप नहीं थी। जिस तरह से तुम उनका नाम ले रहे हो मुझे नहीं लगता तुम उनके बारे में कुछ भी जानते हो। चलो मैं तुम्हें ही बता देता हूँ। चेतना कुंद्रा सिर्फ मुंबई की ही नहीं पूरे इंडिया की टॉप लॉयर्स में से एक है। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रविकांत वर्मा से की है। यह उनकी 3 साल तक असिस्टेंट थी। अगर पूरे इंडिया में वकील रविकांत वर्मा को कोई टक्कर दे सकता है तो वह सिर्फ चेतना कुंद्रा ही है, और तुम उसी से ही बहस कर रहे हो। उसने अब तक पता नहीं कितने ही केस जीते हैं, मैं आज तक एक भी केस नहीं हारी है। तुमने जो कुछ भी किया है वो सही करो, तुम्हें तुम्हारी सजा तो मिलकर रहेगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मिस कुंद्रा तुम्हें छोड़ने वाली है, हम पुलिस को भी, लेकिन चेतना कुंद्रा से हमको डर कर रहना पड़ता है। कॉल पर सीनियर ने कहा। वह इंस्पेक्टर जैसे जैसे मिस्टी के बारे में सुन रहा था उसके पसीने छूट रहे थे। ओके सर, मैं यहाँ पर संभालता हूँ, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। उस इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा। उस सीनियर ने गुस्से में कहा और कॉल कट कर दिया। मैं आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना, पाटिल जाकर मैम के लिए चाय कॉफ़ी कुछ लेकर आओ। उस इंस्पेक्टर ने कहा, मैं यहाँ पर पिकनिक बनाने नहीं आई हूँ जो मैं वहाँ पर बैठूंगी। मिस्टी ने कहा। तभी वहाँ पर किसी की ताली बजाने की आवाज़ आने लगी। सब लोगों ने देखा तो रुद्र पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा था। रुद्र ने अभी भी एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। वह बहुत ही डैशिंग लग रहा था। वह बहुत ही स्टाइल के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर आया। वह मिस्टी को ही देखे जा रहा था। मिस्टी ने जब रुद्र को देखा तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी ही खुद पर काबू कर लिया। सच में आप बहुत ही काबिल वकील हैं, अंडरस्कोर, रुद्र ने मुस्कुराते हुए मिस्टी से कहा। मिस्टी उसकी तरफ देखने लगी। उसने कहा, आप? रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, खेलो, मैं कृष का बड़ा भाई रुद्र मल्होत्रा। ये सुनकर मिस्ट्री हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कृष रुद्र का छोटा भाई है। उसने भी अपना हाथ से दूध से मिलाते हुए उसे कहा, खाए। रुद्र अपने हाथ में पके मिस्टी के हाथ को देखने लगा। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को, उम्मीद नहीं थी तुमसे आज यूं मुलाकात होगी, पर अब दिल कहता है तुम्हारा ये हाथ मेरे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, रुद्र ने मिस्टी से कहा। रुद्र के साथ एक वकील भी आया था। उस वकील ने मिस्टी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे बहुत वक्त से मिलना चाहता था पर कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। सच में आप बहुत ही अच्छी वकील है। फिलहाल वकीलों की दुनिया में आप भी एक बड़ा नाम बन चुकी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिस्टी मुस्कुराने लगी। वह इंस्पेक्टर और पुलिस स्टेशन में मौजूद बाकी सब रुद्र को देखते ही पहचान गए थे। आखिर रुद्र इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था और मोस्ट एलिजिबल बैचलर भी। उसकी फोटो आए दिन मैगजीन और बिजनेस न्यूज में आती ही रहती थी। अब उस इंस्पेक्टर के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह तो आज के दिन को ही कोस रहा था कि क्यों आज उसने अपनी जुबान खोली। उसने सिर्फ इतनी बड़ी वकील को ही नहीं बल्कि मल्होत्रा फैमिली तक को नाराज कर दिया है। रुद्र ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, आप इन्हें छोड़ रहे हैं या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? मैंने इनको पकड़ा ही नहीं था, बस एक गलतफहमी थी सर, आप ही ने लेकर जा सकते हैं। अंडस्को, इंस्पेक्टर ने कहा। अच्छा हुआ आपने इन्हें जेल में नहीं डाला, और आपने जो ये सब किया है ना, उसका इनाम आपको अभी कुछ ही देर में मिल जाएगा। रुद्र ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। तभी उस इंस्पेक्टर के फोन पर एक कॉल आया। उस इंस्पेक्टर ने देखा तो यह अननोन नंबर थे। इंस्पेक्टर ने कॉल उठाकर दूसरी तरफ की बात सुनकर वह हैरान ही रह गया। उसके हाथों से फोन ही छूट गया था। कॉल पुलिस कमिश्नर का था। उसने उस इंस्पेक्टर से उसकी वर्दी ही छीन ली थी। इंस्पेक्टर ने कमिश्नर से बहुत बार माफी मांगी पर कमिश्नर ने उसकी एक बार बात तक नहीं सुनी और कॉल कट कर दिया। आई एम सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस इंस्पेक्टर ने रुद्र के सामने माफी मांगते हुए कहा। वो रुद्र के पैर पकड़ने तक को तैयार था पर रुद्र ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर किया। अगर अब तुम दोनों का हो गया हो तो चले, रुद्र ने कृष और ध्रुव की तरफ देखते हुए से कहा। वह सभी पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। एपिसोड 47 ट्रैकिंग। अगर अब तुम दोनों का हो गया हो तो चले, रुद्र ने कृष और ध्रुव की तरफ देखते हुए से कहा। वह सभी पुलिस स्टेशन के बाहर आ गए। अब आगे तुमको मुझे पहले ही फोन कर देना चाहिए था, फिर बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, रुद्र ने कृष से कहा। सॉरी भैया, हमें लगा हम ये सब खुद ही सॉल्व कर लेंगे। कृष ने अपना सिर झुकाकर कहा। आप कृष को प्लीज मत डांटिए। अगर आज यह और ध्रुव लावण्या के साथ में नहीं होते तो शायद लावण्या अकेली इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती। इन दोनों ने अपना प्रॉमिस निभाया, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कृष और ध्रुव की तरफ ही देख रही थी। वही रुद्र मिस्टी को मुस्कुराहट हुए देख रहा था। सॉरी दीदी, शायद हमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, हमारी वजह से लावण्या को पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। कृष ने सर झुकाकर कहा। हाँ, हमारी ही गलती है।
ध्रुव ने कहा, अगर तुम आज उन लड़कों का जवाब नहीं देते तो शायद वो कल किसी और लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करते, इसीलिए तुमने जो कुछ भी किया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। हाँ, एक वकील होने के नाते मुझे तुम्हारा साथ तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुमने बाहर लड़ाई की थी, पर तुमने जो किया वह गलत भी नहीं था, मिस्टी ने कहा। ये सुनकर ध्रुव कृष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पता ही था, मैं कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अच्छा, आए बड़े हीरो बनने वाले, तुमसे पहले मैंने उनको मारना शुरू किया था, तुम तो बस आखिर में आए थे, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए ही, कृष ने मुंह बनाकर कहा। ध्रुव ने कृष को घूरते हुए कहा, अच्छा अगर मैं वहां पर नहीं आता ना, तो वह सारे लड़के तुम्हारी चटनी बना देते, फिर हॉस्पिटल में बैठकर दिखाते रहते अपनी हीरोगिरी, मतलब कुछ भी, अगर तुम नहीं आते तो वह मुझे मार देते। तुझे तो पता ही है मैं फाइटिंग में कितना अच्छा हूँ, एक साथ 5 नहीं 50 आदमियों को भी संभाल सकता हूँ, कृष उसने कहा और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। लावण्या उन दोनों को देखकर बहुत अजीबोगरीब मुंह बना रही थी। उसने मिस्टी से कहा, इन दोनों का फिर से शुरू हो गया, मुझे तो लगता है इन दोनों का ही मुझे सर फोड़ना पड़ेगा एक दिन, ये हर वक्त ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं, पता नहीं ये ऐसे बच्चों वाली हरकत करके मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आता है तो उस टाइम पुलिस स्टेशन में क्यों रो रही थी? तुम्हें अपने लिए बोलना चाहिए था ना, हमारे सामने तो ऐसे शेरनी बनी घूमती हो और वहां पर भीगी बिल्ली बन गई थी, कृष ने लावण्या को घूरते हुए कहा। वह मैं डरी नहीं थी, मैंने सोचा तुम दोनों को भी तो कुछ बोलने का मौका दिया जाए, वरना तुम ही मुझसे शिकायत करते कि सब कुछ मैंने ही अकेले संभाल लिया, तुमको कुछ करने ही नहीं दिया। लावण्या ने इधर उधर देखते हुए कहा, ठीक है, फिर आगे से हमें हीरो बनने का मौका मत देना, तुम खुद ही सब कुछ संभाल लेना, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लावण्या से कहा। लावण्या ने कहा, ठीक है, मैंने तो तुम्हें कभी कहा भी नहीं था तुम्हें हीरो बनने के लिए, तुम दोनों खुद ही आगे आते हो। वहीं रुद्र और मिस्टी उन तीनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मिस्टी चोर नजरों से रुद्र को देख रही थी, पर रुद्र को ये बात नहीं पता थी। आप सच में बहुत ही अच्छी वकील है, क्या आप मेरी कंपनी में सीनियर लीगल एडवाइजर की पोस्ट पर काम करना चाहेगी? रुद्र ने मिस्टी से कहा। ये सुन वह तीनों भी झगड़ा छोड़कर उन दोनों को देखने लगे। मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट मैंने अपना एक ऑफिस स्टार्ट किया है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में लिए एक लीगल एडवाइजर की जॉब नहीं कर सकती। ये सुनकर रुद्र ने कहा, अंडरस्को तो फिर ठीक है, हमारे कंपनी के जितने भी लीगल मैटर्स होंगे वह सब आपकी फर्म ही सॉल्व करेगी, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। हाँ, अंडरस्को मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी उसे कैसे कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, वह तो खुद रुद्र के पास रहना चाहती थी, पर उसके दिल में एक डर भी था, कहीं वह रुद्र के ज्यादा करीब न चली जाए, ताकि जब वह रुद्र से दूर हो तो उसे बहुत दर्द ना हो। वही हमारे रुद्र मिस्टी से मिलने के बहाने ढूंढ रहे थे, अब हमें चलना चाहिए, घर पर किसी को भी नहीं पता है, मैं भी घर से बाहर हूँ, मिस्टी ने कहा। मैं आपको और लावण्या को घर तक छोड़ देता हूँ, रुद्र ने कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने साथ कार लेकर आई हूँ, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। कृष ने देखा सब अपने बातों में ही बिजी थी, उसने सब छिपाते हुए लावण्या का हाथ पकड़ा और उसके कान में धीरे से में कहा, अपना ध्यान रखना और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। लावण्या ने कृष की तरफ देखा, क्रिकेट देखकर मुस्कुराने लगा। पता क्या तकलीफ की मुस्कान में जो हर बार लावण्या को किसी सोच में ले जाता था, कृष भी लावण्या की तरफ देखकर मुस्कुराता था, लाने को लगता था जैसे ये पर यहीं पर ही रुक जाए। ओके बाय, चले लावण्या, मिस्टी ने कहा। हाँ चलिए, अंडरस्को लावण्या ने कहा। मिस्टी और लावण्या फिर वहां से चली गई। ध्रुव तुम भी हमारे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अंडरस्को रुद्र ने कहा। नहीं भैया, अभी ड्राइवर आने ही वाला है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा, आप जाइए, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव हमेशा से ही रुद्र को भैया कहता था। ठीक है, ध्यान से जाना, रुद्र ने कहा। फिर वह भी कृष के साथ वहां से चला गया। कार में कृष ने रुद्र से कहा, सॉरी भैया, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रुद्र ने ड्राइव करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें वैसे भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर कृष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जब रुद्र को फोन किया था उसे पूरा विश्वास था कि रुद्र वहां पर आएगा। रुद्र चाहे कृष के सामने कितनी ही नाराजगी या गुस्सा दिखाए, पर कृष जानता था कि अगर इस दुनिया में कोई उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वह एक रुद्र ही है। तुम लावण्या को पसंद करते हो? रुद्र ने सामने ड्राइव करते हुए ही पूछा। ये सुनकर कृष ने कहा, हाँ। उसे पहले से ही पता था कि रुद्र जरूर यह सवाल करेगा, वह जानता था रुद्र उसको अच्छे से समझता है। आप ये बात किसी को भी मत बताना, लावण्या ने अभी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जब तक उसे अपनी फीलिंग का एहसास हो तब तक किसी को भी कुछ पता चले, कृष ने कहा। ठीक है, अंडरस्को रुद्र ने कहा। ये सुन कृष ने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा और पूछा, क्या आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? जहां तक मैंने देखा है लावण्या एक अच्छी लड़की है और तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है वह करो।
कृष मुस्कुराने लगा। मिस्टी और लावण्या घर पहुंचे। मिस्टी ने लावण्या को उसके रूम में जाने के लिए कहा। लावण्या जब जाने लगी तब मिस्टी ने कहा, लवी यह सब किसी को भी मत बताना वरना सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है दीदी, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टी फिर सीधे गौरव के कमरे की तरफ चली गई। उसने देखा गौरव विंडो के पास ही खड़ा था। गौरव ने कहा, अंडस्को चलो अब बताओ। मिस्टी मुस्कुराने लगी। इसने कहा, आपको हर बार कैसे पता चल जाता कि कुछ हुआ है? गौरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्योंकि अब तुम लोग मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। पर मैं तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं ना। मिस्टी को भी पता था कि गौरव को पता चल चुका है कि वह और लावण्या दोनों ही घर पर नहीं है। इसीलिए ही मिस्टी बिना कुछ कहीं सीधे गौरव के कमरे में आ गई थी। गौरव को भी पता था कि मिस्टी जरूर उसके पास आएगी। मिस्टी ने जो कुछ भी हुआ वह सब गौरव को बता दिया। कृष के भाई रुद्र मल्होत्रा ने भी हमारी बहुत मदद की थी, अंडस्को मिस्ट्री ने कहा। रुद्र मल्होत्रा का नाम सुनकर गौरव कुछ सोचने लगा। क्या हुआ भैया, आप क्या सोच रही हैं? मिस्टी ने पूछा। कुछ नहीं, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सोने चली जाओ, सुबह तुम्हें काम पर भी तो जाना है, गौरव ने कहा। ठीक है, गुड नाइट, मिस्टी ने कहा और गौरव के रूम से बाहर आ गई। उसने पहले जाकर लावण्या के रूम में देखा कि वह सो गई है या नहीं। लावण्या अपने बेड पर आराम से सो रही थी। ये देखकर मिस्टी ने अपने मन में कहा, अंडस्को अच्छा हुआ लवी आराम से सो गई। आज जो कुछ भी हुआ उसने उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। फिर मिस्ट्री अपने रूम में जाकर सो गई। गौरव अपने रूम में खड़ा अभी भी रुद्र के बारे में ही सोच रहा था। रुद्र के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगी। उन्हें याद करते हुए गौरव की आंखों में नमी आ गई। ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में सोचते हुए गौरव भी सो गया। रुद्र मिस्टी ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उनमें से किसी ने भी सुबह जिक्र नहीं किया। सुबह हमेशा की तरह लावण्या और बाकी सब लोग कॉलेज आए। आज उन सबको ही ट्रैकिंग पर जाना था, इसीलिए सब लोग अपने साथ ट्रैकिंग का कुछ सामान लेकर आए थे। सभी लोग ट्रैकिंग पर जाने के लिए बस में बैठ गए। प्रियंका बहुत सारे बैग्स को लेकर बस की तरफ जा रही थी। रास्ते में कुछ बैग्स उसके हाथों से छूट गए। वह उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। जब विवान ने ये देखा वह प्रियंका के पास आया। वह प्रियंका के हाथों से कुछ बैग लेने लगा। प्रियंका ने कहा, नहीं, मैं ये सब खुद संभाल सकती हूँ। विवाह ने प्रियंका की तरफ देखा और स्माइल कर कहा, कभी कभी हमें दूसरों की मदद भी ले लेनी चाहिए, हर बार खुद से ही सारा काम करना भी अच्छा नहीं होता। ये कहकर विवान ने प्रियंका से कुछ बैग ले लिए और आगे चलने लगा। प्रियंका विवान की तरफ से देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आज पहली बार किसी ने काम बांटने के लिए कहा, वरना सब तो मेरा काम बढ़ाते ही रहते हैं। लावण्या बस की बैक सीट पर बैठी थी और अपने कानों में ईयरफोन्स डाल सिर को पीछे सीट से लगाकर गाने सुन रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी। उसने जब अपनी आंखें खोल देखा तो उसके सामने ध्रुव और कृष खड़े थे। लावण्या ने ईयरफोन्स निकालकर कहा, तुम दोनों को क्या हुआ है, इतनी आवाजें क्यों कर रहे हो? ये तो तुम अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से ही पूछो ना, यह इतना जल कुकड़ा क्यों है? ध्रुव ने कृष को घूरते हुए कहा। क्या हुआ बताओ भी, लावण्या ने कहा। ये कह रहा ये तुम्हारे पास बैठेगा जबकि मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। कृष ने कहा, पर मुझे तुम दोनों में से ही किसी के पास नहीं बैठना है, लावण्या ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। ये सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अंडस्को मेरा तो समझ में आता है, पर इसे तो तेरे साथ भी नहीं बैठना है। एक बॉयफ्रेंड होते हुए भी तेरी कितनी कम इज्जत है ना। ध्रुव को खुद पर हंसता देखकर कृष को गुस्सा आ गया। उसने मौका देखा और सीधे जाकर लावण्या के पास बैठ गया और फिर ध्रुव की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अब हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो हम दोनों के बीच में तो ये सब चलता ही रहता है, पर तुम हमारे बीच कबाब में हड्डी मत बनो और चुपचाप जाओ यहाँ से। ये चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते अंडस्को ध्रुव ने गुस्से में कहा। मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें ऐसे दांत निकाल निकाल रावण की तरह हंसने के लिए, इसीलिए कहते हैं अपने आंख कान नाक सब कुछ खुला रखो, कृष ने मुस्कुराते हुए कहा। लावण्या उन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हेडफोन्स को फिर से कानों में लगाया और गाने सुनने लगी। ध्रुव ने घूरकर कृष की तरफ देखा और जाकर उन दोनों के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कृष और लावण्या के आगे वाली सीट पर अनाया रोहित बैठे थे। अनाया ने कृष की तरफ देखकर कहा, तुम और ध्रुव आपस में लड़ते हुए बोर नहीं होते? तुम दोनों तो हम लड़कियों से भी ज्यादा लड़ते हो। वह क्या है ना, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि तुम लड़कियां कितना लड़ सकती हो। क्या हम लड़के तुम्हें टक्कर दे सकते हैं? इसीलिए नासा ने हम दोनों को इस चीज की रिसर्च करने के लिए कहा है। कृष ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, तुमसे ना बात करना ही बेकार है, लावण्या तुम्हारे साथ बिल्कुल सही तरीके से पेश आती है। अंडस्को अनाया ने मुंह बनाकर कहा और फिर से आगे की तरफ अपना चेहरा कर लिया। रोहन ईशान साथ में बैठे थे। ईशान हमारी समायरा के साथ चैटिंग करने में बिजी थे, तो वही रोहन पूरे बस में क्या हो रहा है ये देख रहा था। उसने अपने गले में कैमरा भी डाल रखा था ताकि वह अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर कर सके।
विवान और प्रियंका भी सारे बैग रखकर बस में आकर बैठ गए। वह दोनों एक ही सीट पर बैठी थे। नायरा आज थोड़ी लेट हो गई थी। जब वह बस के अंदर आए उसने देखा पूरी बस में केवल एक ही सीट खाली थी और वह कुणाल के पास वाली ही थी। ये देखकर उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगी। कुणाल नायरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। नायरा ने अपने मन में कहा अंडस्को इसके पास बैठने से तो अच्छा है मैं यहीं पर ही खड़ी रहूं। नायरा वहां पर खड़ी हो गई। नायरा तुम ऐसे खड़ी नहीं रह सकती हो, हम जहां पर जा रहे हैं उस जगह पर रोड थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें चोट लग सकती है। तुम जाकर कुणाल के पास जो सीट है वहां पर बैठ जाओ। विवान ने कहा। नायरा जाना तो नहीं चाहती पर वह विवान की बात को मना भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे मजबूरी में कुणाल के पास जाकर बैठा पड़ा। ये देखकर कुणाल मुस्कुराने लगा। एपिसोड 48 ध्रुव की मुस्कान का कारण। ये देखकर कुणाल मुस्कुराने लगा। अब आगे अपने ये दांत तुम ज्यादा मत दिखाओ वरना तोड़ दूंगी, नायरा ने कुणाल को घूरते हुए कहा। कुणाल ने अपने मुंह पर हाथ रख नायरा से कहा तुम्हें जो कुछ करना मेरे साथ करो, पर मेरे मुंह को खराब करने के बारे में सोचना भी मत वरना मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अच्छा तो तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा अंडस्को, नायरा ने कहा। मैं, कुणाल ने कहा। नायरा ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो, बताओ क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? तुम तो मेरी जान हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ? तुम्हें तो मुझे सबसे बचा कर रखना है ना डार्लिंग, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे पता था नायरा ऐसी बातों से ही चिढ़ सकती है और कोई चीज नहीं है जिससे वह नायरा को परेशान कर सके। हुआ भी ठीक वैसा ही। नायरा खा जाने वाली नजरों से कुणाल को देखने लगी। कुणाल ने नायरा के नाक पर टेप करते हुए कहा तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों हो रखी है, तुम्हें कोई एलर्जी तो नहीं है ना? नायरा ने उसका हाथ झटका और कहा अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें इस बार बस से नीचे फेंक दूंगी। ठीक है वैसे भी मुझे अभी सोना है, कुणाल ने कहा। लावण्या आराम से बैठकर गाने सुन रही थी तभी कृष्ण ने उसके एक कान में से ईयरफोन निकाल लिया और उसे खुद के कानों में लगा लिया। लावण्या ने कहा अंडस्को तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास फोन या ईयरफोन नहीं है? नहीं मैं आज मेरे ईयरफोन लाना भूल गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे वाले ले लिए, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, एक से तुम सुन लेना एक वाले से मैं सुन लूंगा, कृष्ण ने कहा। ये कहकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाना सुनने लगा। लावण्या को पता था कृष्ण उसकी बात नहीं सुनने वाला है, उसने भी अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। थोड़ी देर बाद लावण्या को अपने कंधे पर कुछ भारी सा लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो कृष्ण उसके कंधे पर सिर रख सो रहा था। कृष्ण सच में सो गया था। लावण्या कृष्ण की तरफ ही देख रही थी। कृष्ण को देखते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। सोते हुए कृष्ण बहुत ही मासूम किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। लावण्या ने म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी कम कर दी। ऐसे ही गाने सुनते सुनते लावण्या को भी नींद आ गई। वह भी कृष्ण के सर के सहारे अपना सर रखकर सो रही थी। जब विवान ने सभी स्टूडेंट्स को देखने के लिए पीछे देखा तो उसकी नज़र कृष्ण और लावण्या पर पड़ी। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा ये दोनों सच में साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। प्रियंका ने जब पीछे देखा उसने विवान से कहा हाँ पर पता नहीं लावण्या ये बात कब समझेगी, वह भी जल्द समझ जाएगी, विवान ने कहा। प्रियंका ने विवान की तरफ देखते हुए कहा तुम एक बात सच सच बताना, कृष्ण अच्छा लड़का तो है ना? मतलब अगर लावण्या उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई तो वह उसे दुखी तो नहीं होने देगा ना? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा मैं कृष्ण का दोस्त हूँ इसलिए यह नहीं कह रहा, पर कृष्ण सच में बहुत अच्छा लड़का है। उसने बचपन से बहुत कुछ सहन किया है पर वह लावण्या से सच्चा प्यार करता है। अगर उसने अपने मन कमिटमेंट की है तो वह लावण्या को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा, बस लावण्या भी उसके साथ उतनी ही लॉयल रहे। हाँ लावण्या दिल की बहुत अच्छी इंसान है, वह किसी को बचाने के लिए खुद की जान भी खतरे में डाल सकती है। वह पहले किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं थी इसीलिए उसे इन सब के बारे में नहीं पता है, प्रियंका ने कहा। ध्रुव जो लावण्या और कृष्ण के पीछे वाली सीट पर बैठा था, लावण्या कृष्ण को साथ में देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कृष्ण लावण्या को साथ में देख ध्रुव इतना खुश क्यों होता था। अभी यह जानने के लिए तो स्टोरी को आगे पढ़ना पड़ेगा। करीब 2 घंटे बाद वह लोग ट्रैकिंग की जगह पर पहुंच गए। बस रुकने के कारण लावण्या और कृष्ण की भी नींद खुल गई। लावण्या ने अपनी गर्दन पर हाथ रख कर कहा तुम्हारे अंदर दिमाग तो नहीं है, फिर भी तुम्हारा सिर इतना भारी क्यों है? कृष्ण ने उसे घूरते हुए कहा तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी होगी, मेरे पास तो बहुत दिमाग है। वह दोनों लड़ते इससे पहले ही आगे से विवान की आवाज आई सभी जल्दी से बस से उतर जाओ, अभी हमें ऊपर भी चलना है, हमें ऊपर जाते जाते रात हो जाएगी, इसीलिए सब जल्दी कीजिए। उद्धरण चिन्ह। सब लोगों ने अपने बैग लिए और बस से बाहर आ गए। विवान ने सब की तरफ देखा और कहा अंडस्को अब हमें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, ऊपर हम सब लोग टेंट बनाएंगे और आज रात वहीं पर ही रुकेंगे। आज रात अंधेरा हो उससे पहले हमें हमारे टेंट बनाने हैं, इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी चलना और आराम से भी ध्यान रखना कोई भी फिसल कर नीचे गिर ना जाए। सब लोगों पर चढ़ने लगे। कॉलेज में स्टाफ से केवल एक ही टीचर विवान के साथ था। वो टीचर सभी स्टूडेंट के आगे चल रहा था, विवान सभी स्टूडेंट के बीच में ही था।
आधे रास्ते में अनाया ने कहा, मुझसे तो और नहीं चला जाएगा, मैं पहली बार इतना चली हूँ अपनी लाइफ में। ऊपर से यह बैग भी कितना भारी है। इसीलिए कहते हैं हर वक्त गाड़ियों में नहीं चलना चाहिए, कभी अपने इन 2 पैरों का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए जो भगवान ने हमें दिए हैं। लावण्या ने कहा, फिर भी मैं आधे रास्ते तो चल कर आई ना, अभी थोड़ी देर हम लोग आराम कर लेते हैं। अनाया ने कहा, नहीं, हम आराम करने के लिए नहीं बैठ सकते, हमें ऊपर जल्दी पहुंचना होगा। प्रियंका ने कहा। रोहित ने स्माइल करते हुए अनाया से उसका बैग लेकर कहा, तुम्हारा बैग मुझे दे दो और 5 मिनट के लिए यहाँ पर बैठ जाओ, हम आगे 5 मिनट बाद में चलेंगे, ये लो पानी पियो। अनाया मुस्कुराने लगी। उसने कहा, अंडस्को तुम सबसे बेस्ट हो। हाँ, तुम तो सिर्फ रोहित ही दिखता है, उसके अलावा तो बाकी सब गधे हैं। अंडस्को कुणाल ने मुंह बना कर कहा। उसकी बात सुनकर नायरा ने कहा, अंडस्को बाकी सबका तो पता नहीं पर तुम जरूर गधे हो। अगर मैं गधा हूं तो तुम एक गधी बन जाओ, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा, कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, उसे समायरा की बहुत याद आ रही थी। कृष ने लावण्या से कहा, तुम भी मुझे अपना बैग दे दो। नहीं, मैं खुद अपना बैग उठा सकती हूँ, अंडस्को लावण्या ने कहा। विवान प्रियंका के पास आया और उसके हाथों में से 2 बैग लेते हुए कहा, सारे बैग तुमको लेने की जरूरत नहीं है। ध्रुव ने उन सब की तरफ देखकर कहा, तुम लोगों ने यहाँ पर रास्ता क्यों रोक रखा है, आगे चलो। रोहन ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, चलो सब स्माइल करो। सब लोग कुछ रिएक्ट कर पाते इससे पहले ही रोहन ने सबकी एक फोटो खींच ली थी। तुमने जरूर हमारी बहुत ही गंदी फोटो ली होगी और मैंने तो मेकअप भी नहीं किया था, इतना चलने की वजह से मेरा मेकअप खराब हो गया है। अनाया ने रोहन वह घूरते हुए कहा। अब तो फोटो आ गई, अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अंडस्को ये कहकर रोहन वहां से भागने लगा। सब लोग फिर से ऊपर चढ़ने लगे। रास्ते में कुणाल ने नायरा का बहुत सर खाया। जब तक वह सब लोग ऊपर पहुंचे तब तक सनसेट होने का टाइम हो गया था। इतनी ऊंचाई से आसमान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। पूरे आसमान में ऑरेंज, येलो, पिंक और स्काई ब्लू कलर थे। ये कितना खूबसूरत है ना, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कृष ने लावण्या की तरफ देखा जो आसमान में देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने भी स्माइल करते हुए कहा, अंडस्को हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनकर लावण्या ने कृष की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। दोनों की आंखें आपस में मिली। उन दोनों की ही परछाई नीचे बन रही थी। रोहन ने उन्हें देखते हुए कहा, अंडस्को ये लोग साथ में सच में बहुत क्यूट लगते हैं। उसने उन दोनों की एक सुंदर सी फोटो ले ली। आज पहली बार मैं इतना अच्छा व्यू देख रही हूँ, नायरा ने अपने बाहें फैलाते हुए कहा। क्यों, क्या तुम कभी पहले ट्रैकिंग या फिर ट्रिप पर नहीं गई? कुणाल ने कहा। नहीं, मैं कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और पर्सनली बोलूं तो किसी को मैं इतनी पसंद भी नहीं थी। स्कूल में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था और ना ही मुझे फ्रेंड बनाना इतना पसंद था, इसीलिए ट्रिप पर जाना बोरिंग हो जाता था, इसलिए मैं कभी ट्रिप पर नहीं जाती थी। नायरा ने कहा। अच्छा, और अब तुम्हें कैसा लगता है? कुणाल ने पूछा। जब से मैं लावण्या से मिली हूँ मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। उसकी वजह से प्रियंका भी मेरी फ्रेंड बनी और मैं बाकी सब लोगों से भी मिली। आज इस ट्रैकिंग पर भी आने के लिए लावण्या ने ही मुझे कन्विंस किया था। अच्छा हुआ लावण्या ने मुझे यहाँ आने के लिए मनाया, वरना मैं इतने अच्छे पल को मिस कर देती, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग अपने अपने टेंट लगाने लगे। लावण्या, नायरा, प्रियंका और अनाया एक ही टेंट में रहने वाली थी, इसीलिए वह मिलकर अपना टेंट लगा रही थी। सभी लड़कों ने अपना टेंट लगा लिया था। कृष, कुणाल और रोहित वहां पर आकर लावण्या और बाकी सबकी मदद करने लगे। विवान सभी को रूल्स समझा रहा था कि किसे कौन से हिस्से में नहीं जाना है। ध्रुव वहां साइड में पत्थर पर बैठक सबको देख रहा था। उसके पास में ही एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ था। उसने एक अमरूद तोड़ा और वहां पर बैठकर खाने लगा। रात को सब लोग मिल बैठकर गेम खेलने लगे। सब लोगों ने मिलकर ट्रूथ एंड डेयर खेलने का फैसला किया। आखिर यह गेम इतना फेमस है, इसमें कोई बात तो थी ही। सभी राउंड बनाकर बैठ गए और उनके बीच में एक कोको कोला की कांच की बोतल थी। बोतल घुमाई, बोतल अनाया के सामने आकर रुकी। सब लोगों ने अनाया से ट्रूथ एंड डेयर में से एक चूज करने के लिए कहा। अना ने सबकी तरफ देखा और फिर ट्रूथ को चूज किया। अनाया, सच सच बताना, रोहित के अलावा भी तुम्हारा कोई क्रश है क्या? कुणाल ने अपने बाल सही करते हुए अनाया से पूछा। रोहित अनाया की तक देखने लगा। अनाया ने अपने मन में कहा, इस कुणाल की तो मैं जान ले लूंगी। फिर उसने रोहित से कहा, अंडस्को ऐसा कुछ नहीं है, पर विवान सर मुझे एक आइडियल के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं। विवान मुस्कुराने लगा। वही प्रियंका को पता नहीं क्यों अनाया की यह बात पसंद नहीं आई। अनाया ने रोहित की बाजू पकड़ कर कहा, पर मैं प्यार सिर्फ रोहित से ही करती हूँ और हमेशा उसी से करूंगी। रोहित ने स्माइल कर कहा, एक आइडियल होना भी अच्छी बात है। इस बार जब बोतल घूमी तो बोतल का मुंह विवान के सामने आकर रुका। विवान ने सबकी तरफ देखा, उसने भी वितरित को ही चुना। रोहन ने विवान की तरफ देखते हुए धीरे से उसके कान में कहा, क्या मैं ये पूछ लूं कि तुम प्रियंका के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम उससे प्यार करते हो? विवान उसे घूरने लगा। उसने धीरे से कहा, आजकल नगर पालिका में भर्ती निकली है तो मैं सोच रहा हूँ
तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर रोहन की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लावण्या ने उन दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? चलो मैं सर आपसे सवाल पूछती हूँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? प्रियंका भी इसका जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन वह विवान की तरफ नहीं देख रही थी। वह सबको ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। विवान ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ स्टडी पर ही फोकस करता था और आज तक मुझे कोई मिली भी नहीं जो मुझे पसंद आए। ओह, आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे उस कॉलेज में तो लड़कियां आप पर फ्लैट होगी। पता नहीं आपको कोई पसंद क्यों नहीं आई? लावण्या ने ख्यालों में खोए हुए कहा। ध्रुव जो लावण्या के सामने बैठा था उसने हंसते हुए क्रिश से कहा, किसी की गर्लफ्रेंड शायद किसी और के ख्यालों में ही है। एपिसोड 49 क्रिश का प्रपोजल। ध्रुव जो लावण्या के सामने बैठा था उसने हंसते हुए क्रिश से कहा, किसी की गर्लफ्रेंड शायद किसी और के ख्यालों में ही है। अब आगे, मेरी कम से कम गर्लफ्रेंड तो है, न तुम्हारी तो वह भी नहीं है। क्रिश ने ध्रुव को चिढ़ाने के लिए कहा। ये सुनकर ध्रुव का मुंह बन गया। क्रिश लावण्या के पास में ही बैठा था। उसने लावण्या की कमर पर हल्के से चुटकी करते हुए कहा, अपने ख्यालों से बाहर आओ, विवान तुम्हें नहीं किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर लावण्या ने जल्दी से क्रिश की तरफ देखा और अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, विवान सर किसे पसंद करते हैं? क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है? तुम इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो, कहीं तुम्हें तो विवान पसंद नहीं है ना? क्रिश ने लावण्या को घूरते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे विवान सर अच्छे लगते हैं पर मेरे मन में उनके लिए वैसी फीलिंग नहीं है। लावण्या ने कहा, तो फिर ठीक है। क्रिश ने कहा। एक बार फिर से बोतल घूमी। इस बार प्रियंका की बारी आई। प्रियंका ने सबकी तरफ ट्रुथ को ही चुना। क्रिश ने एक नज़र विवान की तरफ देखा, फिर प्रियंका से पूछा, क्या तुम्हें किसी से प्यार है या पहले कभी तुमने किसी से प्यार किया था? प्रियंका ने कहा, अंडस्को नहीं। ये सुनकर विवान के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। क्रिश ने फिर से कहा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? प्रियंका विवान की तरफ देखने लगी, फिर उसने क्रिश को घूरते हुए कहा, अंडस्को तुम सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो, मैंने उसका जवाब दे दिया। क्रिश का मुंह बन गया। तुम सब लोग क्या ट्रुथ को चूज कर रहे हो? कोई डेयर को भी तो चुनो। रोहन ने सबसे कहा। रोहन ने ये कहा ही था कि बोतल उसके सामने आकर रुकी। सब उसकी तरफ देखने लगे। रोहन ने बड़ी ही हिम्मत से खड़े होकर कहा, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं डेयर को ही चुनूंगा। अच्छा तो तुम यहाँ किसी को किस करो, कुणाल ने कहा। कुणाल की बात सुनकर सभी लड़कियां रोहन को घूरने लगी। रोहन ने सभी लड़कियों की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़ने लगा। कुणाल के पास में ही नायरा बैठी थी। उसे लगा रोहन उसकी तरफ आ रहा है। वह धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। तभी अचानक से ही रोहन नीचे झुका और कुणाल के गाल पर किस कर लिया। जैसे ही यह सबको समझ में आया रोहन ने क्या किया, सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुणाल अपने गालों को जोर जोर से रब करने लगा। उसने रोहन को घूरते हुए कहा, तुम पागल इंसान, मैं लड़का हूँ, कोई लड़की नहीं जो तुम मुझे ऐसे किस कर रहे हो। तुमने लड़का लड़की की तो कोई बात ही नहीं की थी और तुम तो मेरे अच्छे वाले दोस्तों हो ना, तो मैं तो तुम्हें किस कर ही सकता हूँ। रोहन ने अपनी पलकें झपकाते हुए कुणाल से कहा, तुम मुझे किस नहीं कर सकते, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। कुणाल ने कहा, तुम लोग बाद में लड़ लेना, चलो अभी फिर से गेम कंटिन्यू करते हैं। प्रियंका ने कहा और बोतल को घुमाया। बोतल नायरा के सामने आकर रुकी। सभी लोगों ने नायरा को गाना गाने के लिए कहा। नायरा ने सब लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाया जो वहां पर बैठे कुछ लोगों के दिल का हाल भी बयां कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक, हर पल मेरी आए यादा यादा विच है तू दिल दी गल मैं दस्सा ते दस्सा फिर किन्नू x2 तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। क्रिश लावण्या की तरफ ही देख रहा था जो कि नायरा की तरफ देखकर तालियां बजा रही थी। क्रिश का ध्यान देते ही लावण्या से हटा। लावण्या मुस्कुराते हुए क्रिश की तरफ देखने लगी। शाम वही, काम वही, तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं, चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम x2 तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। पता नहीं कब तुमको मुझसे प्यार होगा। विवान ने प्रियंका की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा। रोहित और अनाया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी वाली कितना अच्छा गाना गाती है ना, इतने रोमांटिक सॉन्ग गाती है फिर भी बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह है। कुणाल ने रोहन से कहा। रोहन उसकी बात सुनकर हंसने लगा। ध्रुव वहां पर बैठा सबकी तरफ देख रहा था। सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम x2 तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी व्हाट टू डू, झूमूं मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
सब लोग तालियां बजाने लगे। नायरा ने बहुत ही अच्छा गाना गाया था। सच में तुम बहुत अच्छा गाती हो, विवान ने नायरा से कहा। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर शायद कोई मुझसे भी बहुत अच्छा गाना गाता है। ये नायरा लावण्या के लिए कह रही थी। इस बार नायरा ने बोतल घुमाई। बोतल सीधी लावण्या के सामने आकर रुकी। लावण्या सबकी तरफ देखने लगी। लावण्या ने ट्रुथ को चूज किया। ईशा ने लावण्या से पूछा, लावण्या सच सच बताना, क्या तुम सच में क्रिश से चिढ़ती हो? क्या उसका आसपास रहना तुम्हें पसंद नहीं है? लावण्या ने एक नज़र क्रिश को देखा और फिर कहा, नहीं। लावण्या का जवाब सुनकर क्रिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने लावण्या को साइड हग करते हुए कहा, थैंक यू, मुझे पता था तुम मुझे पसंद करती हो। लावण्या उससे घूरने लगी। ये देखकर क्रिश उससे थोड़ा दूर हुआ और अपने दांतों तले अपनी जीभ काट कहा, सॉरी, वह मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। कुछ लोग सोने के लिए जा चुके थे और कुछ लोग अभी भी वहां पर गेम खेलने के लिए मौजूद थे। चलो अभी काफी रात हो गई है, सिर्फ 2 बार और हम सब बोतल घुमाएंगे, रोहन ने कहा। उसने बोतल घुमाई। बोतल क्रिश के सामने आकर रुकी। क्रिश ने ट्रुथ को चूज किया। क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अगर करते हो तो किससे? और अगर तुम जिससे करते हो वो यहाँ पर मौजूद है तो तुम उसे अभी सबके सामने प्रपोज करो। हमें उसके जवाब से मतलब नहीं है, पर तुम्हारे प्रपोज करने के तरीके से मतलब है, रोहन ने कहा और फिर क्रिश को आंख मार दी। लावण्या की दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगी। वह यही सोच रही थी कि क्रिश क्या करने वाला है। क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर वहां से चला गया। सब लोग कंफ्यूज रह गए। थोड़ी देर में ही क्रिश वापस वहां पर आया। उसके हाथ में कुछ फूलों से बना एक सुंदर सा क्यारा था। वह फूल अक्सर ऐसे पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते थे। क्रिश ने लावण्या की तरह अपना हाथ बढ़ाकर कहा, लावण्या क्या तुम खड़ी होगी? सब लोग लावण्या की तरफ देख रहे थे। लावण्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्रिश उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और लावण्या की आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही एक हो जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिसके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए मैं खुद के चेहरे से स्माइल गायब भी कर सकता हूँ। तुम्हारी मुस्कान में ही जैसे मेरी पूरी जिंदगी बसी हो। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं पूरी दुनिया भर के चांद तारे लाकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी हर एक सांस पर तुम्हारा हक होगा। अगर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो चाहे तुम्हारे लिए वो एक आंसू की बूंद ही हो, पर मेरे लिए वह मेरी नाकामयाबी होगी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए क्या है यह मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पर तुम्हें महसूस जरूर कराना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह हो जिसको मैं हमेशा खुशी ही देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं भी किया फिर भी मैं हमेशा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाता रहूंगा, क्रिश ने कहा। सब लोग क्रिश और लावण्या की तरफ ही देख रहे थे। सबको यह एक रियल प्रपोजल की तरह लग रहा था। लावण्या की आंखों में भी हल्की नमी आ गई थी। वह तो भूल ही गई थी कि यह सिर्फ एक गैर था। वह अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी थी कि तभी सब लोग तालियां बजाने लगे, जिससे लावण्या अपने सेंस में वापस आई। उसने अपने बालों से अपना चेहरा थोड़ा कवर किया और अपनी आंखों में आंसुओं को साफ किया। क्रिश मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और लावण्या के बालों में टियारा लगाते हुए कहा, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। फिर उसने थोड़ा झुककर लावण्या के कान में बड़े ही रोमांटिक तरीके से कहा, अंडस्को, ये सच में एक प्रपोजल था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। लावण्या क्रिश की तरफ देखने लगी। क्रिश जाकर अपनी जगह पर से बैठ गया। लावण्या के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ समझ गई हो। वह बहुत खुश थी। अब इसकी वजह क्या थी ये तो हम अभी बता नहीं सकते हैं। अगर सच में क्रिश कभी तुम किसी लड़की को ऐसे प्रपोज करोगे तो वह तुम्हें कभी ना नहीं करेगी, अनाया ने क्रिश से कहा। हाँ सच में मुझे भी तुम्हारा ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, नायरा ने खुशी से कहा। चलो अब रात बहुत हो गई है, सब लोग अपने टेंट में चले जाओ, अंडस्को विवान ने कहा। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट में चले गए। लावण्या ने नायरा से उसका गिटार लिया और कहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है, पर हम सबको तो बहुत नींद आ रही है, तुम जल्दी वापस आ जाना, प्रियंका ने कहा। वह सब लोग बहुत थक गए थे इसलिए लगभग स्टूडेंट सो चुके थे। लावण्या बाहर खुले आसमान के नीचे पत्थर पर गिटार लेकर बैठ गई और एक प्यारी सी धुन बजाने लगी। सभी स्टूडेंट सो चुके थे और जो नहीं सोए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद नायरा ये धुन बजा रही है, पर कोई भी अपने टेंट में से बाहर नहीं आया। लावण्या आसमान में चमकते तारों को देखते हुए धुन बजा रही थी और धीरे धीरे गुनगुना भी रही थी। उसकी आंखों के सामने वह सीन आ रहा था जब क्रिश ने उसे प्रपोज किया था। क्रिश बाहर ठंडी हवा में घूमने के लिए आया था। लावण्या को ऐसे गिटार बजाते देखे वह उसके पीछे जाकर खड़ा होगा। वह मुस्कुराते हुए लावण्या का गाना सुन रहा था। लावण्या ने जैसे ही धुन बजाना बंद किया, क्रिश ने कहा, तुम बहुत अच्छा गिटार प्ले करती हो। लावण्या ने पीछे देखा तो वहां पर क्रिश खड़ा था। क्रिश को देखकर उसने कहा, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, अंडस्को क्रिश ने कहा और वह भी लावण्या के पास आकर बैठ गया। लावण्या पत्थर पर लेट गई। वह पत्थर बहुत बड़ा था इसलिए लावण्या वहां पर आराम से लेट सकती थी।
वह लेटकर आसमान की तरफ देख रही थी। कृष भी उसके पास में ही लेट गया और उसकी तरह आसमान में देखने लगा। लवी, कृष ने धीरे से कहा। लावण्या कृष की तरफ देखने लगी। आज पहली बार कृष ने उसे लवी के नाम से बुलाया था। कृष ने आसमान की तरफ देखते हुए ही कहा, अंडस्को मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम मुझे हाँ ही कहो, पर मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक जवाब दो। अगर तुम्हारा जवाब ना भी हुआ फिर भी मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए हमेशा ही मेरा प्यार रहोगी और तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और से प्यार कर भी नहीं सकता हूँ। लावण्या ध्यान से कृष की तरफ देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर से आसमान में तारों की तरफ देखने लगी। लावण्या ने कहा, मैं आज से पूरे 15 दिन बाद तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी, पर तुम्हें मेरे जवाब के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। ठीक है, कृष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह दोनों ऐसे ही चुपचाप पत्थर पर लेटे हुए आसमान में तारों की तरफ देख रहे थे। लावण्या का हाथ दर्द करने लगा, इसलिए कृष ने अपना हाथ आगे किया और लावण्या का सर अपने हाथ के ऊपर रख लिया। थोड़ी देर बाद ऊंचाई पर होने के कारण बाहर बहुत ठंड हो गई। लावण्या और कृष वापस से अपने टेंट में आकर सो गए। सुबह बाहर होते हुए शोर की वजह से कृष की आंख खुली। उसने बाहर आकर देखा तो बाहर लावण्या, नायरा और अनाया चारों तरफ प्रियंका को आवाज दे रही थी। विवाह ने लावण्या से पूछा, क्या हुआ, तुम प्रियंका को ऐसे आवाज क्यों दे रही हो? सर, प्रियंका हमें मिल नहीं रही है। जब हम सुबह उठे तो प्रियंका टेंट में नहीं थी। हमने आसपास भी देखा पर प्रियंका वहां पर भी नहीं है, लावण्या ने घबराते हुए कहा। एपिसोड 50, प्रियंका की जान खतरे में। सर, प्रियंका हमें मिल नहीं रही है। जब हम सुबह उठे तो प्रियंका टेंट में नहीं थी। हमने आसपास भी देखा पर प्रियंका वहां पर भी नहीं है, लावण्या ने घबराते हुए कहा। अब आगे क्या, पर वह जा कहाँ सकती है? वह यहीं कहीं आसपास ही होगी, विवान ने कहा। नहीं सर, हमने आसपास हर जगह देख लिया, प्रियंका यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। हम लोगों ने उसे फोन भी किया पर यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग आगे प्रियंका को ढूंढ के लिए जा रहे हैं, लावण्या ने कहा और आगे जाने लगी। विवान ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को रुको, एक काम करते हैं, सब लोग ग्रुप में डिवाइड होकर प्रियंका को ढूंढते हैं, वरना तुम में से कोई खो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लावण्या ने कहा। अनाया, रोहित, कुणाल, रोहन और नायरा प्रियंका को ढूंढने के लिए नीचे की तरफ चले गए। ध्रुव, लावण्या, कृष और ईशान जंगल की साइड में प्रियंका को ढूंढने रहे थे। सब लोग किसी न किसी डायरेक्शन में जाकर प्रियंका को ढूंढ रहे थे, उसे आवाजें दे रहे थे। प्रियंका, कहाँ पर हो तुम? प्रियंका, प्लीज जल्दी मिल जाओ, लावण्या ने घबराते हुए कहा। कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, प्रियंका यही आसपास होगी, वह जल्दी ही मिल जाएगी। हम अंडस्को, लावण्या ने कहा और फिर से प्रियंका को आवाजें देने लगी। विवान प्रियंका को लेकर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वह जानता था ये जगह खतरनाक भी हो सकता है। वह भागते हुए प्रियंका को हर जगह ढूंढ रहा था। वही हमारी प्रियंका फोन पर नेटवर्क ढूंढते हुए टैंक से बहुत आगे निकल गई थी। उसे जब नेटवर्क मिला वो वहां पर खड़ी होकर अपने पापा से बात करने लगी। बात करते करते अचानक से फिर से नेटवर्क चला गया। प्रियंका फोन को ऊपर की तरफ करते हुए नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक से ही उसका पैर स्लिप हो गया और वह आगे खाई में गिर गई। विवान, जो जस्ट अभी वहां पर पहुंचा था, उसने प्रियंका को खाई में गिरते हुए देख लिया। वह जोर से चिल्लाया, प्रियंका। प्रियंका ने खाई के कोने को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। वह जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। प्रियंका ने जब नीचे की तरफ देखा तो वह बहुत डर गई। नीचे एक बहुत ही गहरी खाई थी। उसे पता था अगर वह इस खाई में गिर गई तो उसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। वह मरना नहीं चाहती थी। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। विवान जल्दी से उस खाई के कोने पर आया। उसने देखा प्रियंका का हाथ वहां पर है। विवान ने नीचे झुककर देखा तो प्रियंका वहां पर लटकी हुई थी। विवाह ने जल्दी से प्रियंका का हाथ पकड़ लिया जो धीरे धीरे छूट रहा था और कहा, प्रियंका तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ऊपर आ जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रियंका ने विवान की तरफ देखा और अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं के साथ विवान से कहा, अंडस्को मैं अभी मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे अभी तुमको और परेशान करना है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मेरा हाथ मत छोड़ना, विवान ने कहा। विवान ने बहुत कसकर प्रियंका का हाथ पकड़ रखा था पर धीरे धीरे प्रियंका का हाथ छूटने लगा। प्रियंका ने देखा विवान उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। वह बहुत कोशिश कर रहा था प्रियंका को ऊपर की तरफ खींचने की, पता नहीं क्यों इस वक्त भी ये देखकर प्रियंका को दिल में खुशी महसूस हो रही थी। तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? प्रियंका ने विवान से पूछा, पर विवान ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। विवान ने जल्दी से अपनी दूसरे हाथ से भी प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। नीचे देखकर तो प्रियंका को चक्कर आ रहे थे। उसने विवान से कहा, अंडस्को मुझे चक्कर आ रहे हैं, 1 मिनट और बस तुम ऊपर आने ही वाली हो, विवान ने कहा। वह प्रियंका को ऊपर की तरफ खींचने लगा। विवान ने प्रियंका को ऊपर की तरफ खींच लिया। प्रियंका डर के कारण विवान के कस के गले लग गई। विवान भी बहुत घबरा गया था। उसने भी प्रियंका को हक कर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा।
शांत हो जाओ, अब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, विवान ने कहा। प्रियंका को विवान के गले लगकर बहुत अच्छा लग रहा था, वह खुद को सेफ महसूस कर रही थी। प्रियंका धीरे धीरे शांत होने लगी, तभी उसे एहसास हुआ वह विवान को गले लगाकर खड़ी है। वह विवान से दूर हो गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? विवान ने प्रियंका के गालों से मिट्टी साफ करते हुए पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रियंका ने कहा। आवाज सुनकर बाकी सब लोग भी उस तरफ आ गए। लावण्या ने जब प्रियंका को देखा तो उसने एक चैन की सांस ली। वह जल्दी से प्रियंका की तरफ गई और उसे हक करते हुए कहा, अंडस्को तुम कहाँ पर चली गई थी? तुमको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, वह घर से फोन आया था, टेंट के पास नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बात करने लगी, पर पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे गिर गई, प्रियंका ने कहा। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? लावण्या ने प्रियंका को देखते हुए पूछा। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, अंडस्को, प्रियंका ने कहा। वह विवान की तरफ ही देख रही थी। अच्छा हुआ तुम बिल्कुल ठीक हो, तुझे पता है हम कितना परेशान हो गए थे, रोहित ने प्रियंका से कहा। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, अंडस्को चिंता मत कर, मैं तेरा पीछे इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। हम सबको वापस टेंट की तरफ चलना चाहिए, हमें वापस भी जाना है, विवान ने सभी स्टूडेंट से कहा। सब लोगों ने अपनी पैकिंग वापस से की और नीचे की तरफ जाने लगे। जैसे ही वह सब लोग कॉलेज में बस से नीचे उतरे, कृष्ण ने लावण्या से कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। लावण्या ने कहा। आज पहली बार उसने कृष्ण से बहस नहीं की थी और चुपचाप उसकी बात मान ली थी। कृष्ण लावण्या को अपने साथ लेकर चला गया। रात हो रही थी, इसीलिए विवान भी प्रियंका को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। उसने देखा नायरा भी वहां पर खड़ी है। विवान ने नायरा से कहा, अंडस्को चलो नायरा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, आप जाए, अभी बस मेरी मॉम आती ही होगी, मैं चली जाऊंगी, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम शो हो ना? विवान ने कहा। हाँ सर, आप जाए, नायरा ने कहा। कुणाल ने नायरा के पास आकर कहा, अंडस्को डार्लिंग चलो, आज तुम्हें तुम्हारे घर पर मैं छोड़ देता हूँ। नायरा ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ मुझे भी पता तुम खुद जा सकती हो, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, कुणाल ने स्माइल करते हुए कहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, नायरा ने कुणाल को घूरते हुए कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, कुणाल ने कहा। फिर वह भी बाइक लेकर वहां से चला गया। सारे स्टूडेंट कॉलेज से जा चुके थे। नायरा ही कॉलेज के गेट के पास खड़ी होकर अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी। करीब 15 मिनट हो गए थे पर नायरा की मॉम नहीं आई। पता नहीं क्यों, पर नायरा के आंखों से आंसू होते हुए उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने घड़ी की तरफ देखा और अपने आप से कहा, अंडस्को आप हर बार की तरह आज भी नहीं आएगी ना? तभी नायरा का फोन रिंग किया। उसने देखा तो उसकी मॉम का कॉल था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने कॉल पिक किया और कहा, अंडस्को आज क्या बहाना है आपका? सॉरी नायरा, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, सच में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, इसलिए मुझे वहां पर जाना होगा। तुम एक काम करो, मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, तुम उसके साथ घर चली जाना, कॉल की दूसरी तरफ से नायरा की मॉम ने कहा और बिना नायरा की आगे बात सुने कॉल कट कर दिया। हर बार आप यही करती हैं मेरे साथ, नायरा ने धीरे से कहा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नायरा के सामने एक बाइक आकर रुकी। नायरा की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने देखा तो बाइक पर कुणाल बैठा था। नायरा ने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया। कुणाल को पता था नायरा रो रही थी, पर उसने नायरा के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया। शायद तुम्हारी फैमिली ट्रैफिक में फंस गई, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, यहाँ पर इतनी रात को तुम्हारा खड़ा रहना सेफ नहीं है, कुणाल ने कहा। नायरा ने कुणाल की तरफ देखा और अपने मन में कहा, कुणाल तक को पता है कि मेरा यहाँ पर वेट करना सेफ नहीं है, पर मेरी मॉम, उन्हें मेरी चिंता क्यों नहीं है? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तुम तो कब के चले गए थे ना? नायरा ने कुणाल से पूछा। नहीं, मैं कहीं पर नहीं गया था, जब तक तुम नहीं चली जाती मैं कैसे जा सकता था, कुणाल ने कहा और अपना हेलमेट लगा लिया। नायरा ने एक नज़र कुणाल की तरफ देखा और जाकर उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। नायरा ने बाइक पर बैठकर ठंडी हवा में अपनी आंखें बंद कर अपने दिमाग को शांत करने लगी। तभी कुणाल ने बाइक रोक दी। नायरा ने आसपास देखा। उसने कहा, तुमने यहाँ बाइक क्यों रोकी है? मेरा घर तो अभी आगे है, कुणाल ने कहा। नीचे उतरो। नायरा बाइक से नीचे उतर गई। कुणाल ने बाइक से उतरकर कहा, तुम्हारे घर तो हम 10 मिनट बाद भी जा सकते हैं ना? क्यों ना हम इससे पहले एक आइसक्रीम खा ले? वह क्या है, मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है। कुणाल सिर्फ नायरा का मूड ठीक करना चाहता था। वह नायरा से ये तो नहीं पूछना चाहता था कि आखिर नायरा क्यों रो रही थी, पर कुणाल उससे खुश करना चाहता था। नायरा ने कुछ भी नहीं कहा। कुणाल ने साइड में ही खड़े एक आइसक्रीम स्टॉल से अपने लिए एक बटरस्कॉच आइसक्रीम ले ली। नायरा ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने एक ही आइसक्रीम क्यों ली? तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी भी आइसक्रीम लोगे। वह क्या है ना, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। मुझे लगा शायद तुम मेरे साथ आइसक्रीम नहीं खाओगी, और मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, इसलिए मैं अकेला ही आइसक्रीम खा लेता हूँ, कुणाल ने कहा और अपनी आइसक्रीम का रैपर खोलने लगा।
नायरा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने अचानक से कुणाल के हाथ में पकड़ी आइसक्रीम को छीन लिया और खाने लगी। नायरा ने कुणाल को अपनी जीभ दिखाते हुए कहा, तुम अपने लिए दूसरी ले लो, मुझे बटरस्कॉच ही पसंद है। ये कह वो आइसक्रीम खाने लगे। कुणाल उसको देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने लिए एक और आइसक्रीम ले ली और नायरा की तरफ देखकर उसे खाने लगा। नायरा को पता था कुणाल ये सब क्यों कर रहा है। आइसक्रीम खत्म होने के बाद में कुणाल ने नायरा को उसके घर पर छोड़ दिया। नायरा अपने घर के अंदर जा रही थी। कुणाल ने नायरा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो एक दोस्त की तरह मुझे फोन कर लेना। नायरा ने कुणाल की तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया, फिर वह घर के अंदर चली गई। नायरा के जाने के बाद कुणाल भी वहां से चला गया। आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए कॉलेज लव। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट योर ओपिनियन। हर हर महादेव।